बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच हो रहा है कारोबार। तो रेंज में अटका हुआ बाजार क्या बाहर निकल पाएगा या सुस्ती के साथ ही होगी समाप्ति? क्या करें आज बचे हुए 1.5 घंटे में, क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। आइए फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल सिंघवी से कि रेंज बाउंड बाजार में क्या ट्रेडिंग के मौके बनते हैं, किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कुछ जो बड़ी खबरें हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? दीप, बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है। कमजोर शुरुआत हुई, फिर कुछ और फिसले, फिर रिकवर हुए। रिकवर होने के बाद फिर से कमजोरी आती दिख रही। 11,900 के करीब है निफ्टी, एक बार की 12,000 के बेहद करीब भी पहुंचता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी फिर से 200-250 अंक नीचे है, 23,500 के थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटी शेयरों ने बाजार को संभाला है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मेटल शेयरों से आता दिख रहा है, लेकिन बैंक, फाइनेंशियल और साथ ही फार्मा शेयर, ये आज की कमजोर कड़ी है, यहीं से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े और कमजोर होते दिखे, 125-150 अंकों का नुकसान आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखेगा। यूरोप 0.5% तक की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये है इस वक्त की बाजार की बड़ी बातें। दीप, बिल्कुल अनिल जी, आदत बिगड़ गई है सर। पिछले 2-3 हफ्तों में इतना ज्यादा एक्शन रहा है बाजार में कि ऐसा रेंज बाउंड, ऐसा सुस्त दिन समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। और स्पेशली जिस तरह से बैंक निफ्टी में थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, क्या सलाह है सर, किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए ऐसे बाजार में? आप क्लोजिंग तक कैसा एक्शन देख रहे हैं? एक्शन तो भरपूर है दीप, आज भी ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं। और देखिए, एक्शन बाजार बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, पकड़ने वाला चाहिए। आज सुबह की आप कमेंट्री देखिए, 11,975, 12,025 परफेक्ट सेल जोन है, वहां पर आए तो बिकवाली करनी चाहिए। ये आपको 8 बजे भी कहा, 9:08 पर भी जब आप पूछे थे प्री ओपनिंग सेशन में अभी क्या करें, तो मैंने कहा इंतजार, अपनी रेंज में आने दे फिर ट्रेड करें। रेंज के बीचों बीच कोई ट्रेड नहीं बनता। आज का हाई देखिए 11,900, एग्जैक्टली वहीं से बाजार घुमाए, 11,975 से 12,025 की सेल जोन से। नीचे की तरफ देखिए 11,825, 11,875 की रेंज में आपको खरीदारी करनी थी, और 11,888 उसके बेहद करीब से घुमाए। चलिए मान, लेकिन नीचे से आप थोड़ा सा जल्दी घूम कर मौका ना भी मिला हो, लेकिन ऊपर तो आपको बेचने का मौका पूरा मिला है। अच्छा, नीचे खरीदने का मौका आपको निफ्टी में ना भी मिला हो तो बैंक निफ्टी में मिला है। बैंक निफ्टी में 23,450, हमने कहा था ये परफेक्ट एंटर जोन है, और 23,550 तक भी आप ले सकते हैं। आज का लो 23,432 है, तो बैंक निफ्टी भी एकदम परफेक्ट रेंज से घुमाए, और ऊपरी स्तरों पर जो है 23,775 तक पहुंचा भी। तो आपको मौका बाजार दोनों तरफ दे रहा है। ऐसे में आपको करना है इंतजार। इंतजार इस लेवल का करना है, इस चीज का करना है कि सही लेवल आए और सही लेवल पर ट्रेड इनिशिएट कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। बाजार मौके देगा, पेशेंस टेस्ट करेगा। अगर आपने गलत वक्त ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना तय है, क्योंकि रेंज बाउंड बाजार है। और अगर आपने सही वक्त पर अगर लिया तो जब सबका मन खरीदने का करेगा तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब सबका मन बेचने का करेगा तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम करेंगे ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन है। 1200 पॉइंट की एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त बिताएगा इन लेवल पर, और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। कमजोर ट्रेडर्स थोड़े सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, और साथ ही पोजीशंस हल्की हो जाती है, ताकि बाजार के लिए बेस बन सके और फिर से बाजार रफ्तार पकड़ सके। तो ये एकदम परफेक्ट मार्केट है, एक बढ़िया तेजी के बाद हल्की सी कंसोलिडेशन वाला, और उसको आपको सिंपल यही ट्रेड करना है। नीचे के लेवल का इंतजार करें, मौका मिलते ही एंट्री कर डालें, कोई चिंता न करें। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे और लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की दमदार पिक्स। और सबसे पहले कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वसीम साहब, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। वसीम साहब, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपसे एक बार अपडेट लेना चाहता हूं, उसके बाद आपसे लूंगा आपके फ्रेश कॉल्स। बताएं सर। तो बहुत ही टेल ऑफ टू सिटीज है, टेक्नोलॉजी खींचे जा रहा है, बाकी मिड कैप मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रोक करेक्शन है। बट ये एक अनिवार्य है, मेरे को लगता है 12,000 पे अब कुछ 2-4 दिन कल मार्केट रुक सकती है, और कंसोलिडेशन है भी बहुत अच्छा अनिल जी मार्केट के लिए। सुबह आपको जो कॉल दी थी सर, कल आपकी डीएलएफ वो अभी खड़ा है 160 बिक गया है, लेकिन वॉलेटाइल है। उसके अलावा आपको जो कॉल दी थी, एक सेकंड,
आईटीसी और टिस्को, वो दोनों में हम लॉन्ग हैं और आपको बोल रखा है वो आउट परफॉर्म करेंगे। पीईएल में इंट्राडे स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन वो इंट्राडे नहीं, 1275 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, उसमें बने रहिए। आज सुबह की मेरी कॉल थी अमर राजा और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अमर राजा 740 हो गया, 728 वाला आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट बने रहिए। आई थिंक दैट विल बी द नेक्स्ट टू रिबाउंड वेरी वेरी फास्ट। अब आप कहें तो 3 कॉल है सर, 2 बाय 1 सेल है टू हेज द वॉलिटिलिटी इन द मार्केट। जी सर प्लीज बताएं। तो सर बाय में है, मेरे को टायर के स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उसमें आउट परफॉर्मेंस इस बार आएगा अपोलो टायर से। 132.5 का भाव है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 145 का टारगेट। दूसरा बाय अगेन टेक्नोलॉजी का आउट परफॉर्मर टेक महिंद्रा है, 875-76 में लीजिए, 861 का स्टॉप लॉस, 920 का टारगेट। और सेल में है सर बजाज फाइनेंस, 3265 से 3275 में बेचिए, 3320 का स्टॉप लॉस, 3140 का टारगेट। ओके तो 2 बाय 1 सेल, ये है आपके लिए टोटल 3 पिक्स। अपोलो टायर ये खरीदे 132.50, 132 हाफ के आसपास, 130, 130 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट। टेक महिंद्रा खरीदिए आप, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है बसिन साहब की, 875-76 के आसपास खरीदिए, 861, 861 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 920 का रखना है आपको टारगेट टेक महिंद्रा में। माफ कीजिएगा, आईटी स्टॉक्स में भी बुलिश है वसीम साहब। शॉर्ट करना है एक फाइनेंस कंपनी को, और वो है बजाज फाइनेंस। आमतौर पर वसीम साहब के लिए शॉर्ट करने का जब भी मौका हो, उन्हें बजाज फाइनेंस ही सबसे पहले पसंद आता है। 3265 3275 की रेंज में बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है। 3320 3320 स्टॉप लॉस है, 3140 का टारगेट। ये है 3 बेहतरीन पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरा भी कॉल है बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस ने आज पिछले 4 दिनों का एक सपोर्ट ब्रेक किया है, जो कि 328085 के आसपास है। अभी 3260-65 के बीच में है, यहाँ पर बेचे 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 3290 के ऊपर चला जाता है तो वो ये कॉल निगेट हो जाएगा, वहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से एक 80 से 100 रुपए मिल सकते हैं। मेरा 3180 का टारगेट होगा ऑन द डाउन साइड। ओके 3180 के टारगेट के लिए करनी है यहाँ पर आपके लिए बिकवाली बजाज फाइनेंस। अभी वसीम साहब भी कह रहे थे, और अभी वागले साहब की तरफ से भी कॉल है, तो दोनों को एक साथ यहाँ पर एक खबर आती हुई दिख रही है, कॉल आती हुई दिख रही है बजाज फाइनेंस पर। आइए खबरों पर और इवेंट्स पर भी कर लेते हैं फोकस। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन तमाम इवेंट्स के बारे में जिन पर आपको करना है फोकस। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी, गुड आफ्टरनून। आज बाजार बंद होने के बाद विप्रो के नतीजे आने वाले हैं और बायबैक पर भी फैसला होगा, तो इस पर हमारा फोकस है। कैश में कर्नाटका बैंक के नतीजों पर नजर रहेगी। फेडरल मुगल का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए आज खुला है। वहीं ईआईएच का राइट्स इश्यू आज बंद हो जाएगा, और साथ ही एप्पल के नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर नजर है। आज शाम एप्पल पहला 5G आईफोन लॉन्च करने जा रहा है। बुधवार यानी कल के दिन निफ्टी में इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। कैश स्पेस में टाटा एलेक्सी, गोवा कार्बन, टीटागढ़ वेगन्स जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन सितंबर डब्ल्यूपीआई थोक महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं। साथ ही 2 कंपनियों के नाम में बदलाव हो रहे हैं। एशियन ऑयल फील्ड का नाम बदलकर एशियन एनर्जी हो जाएगा। वहीं फेयरकेम स्पेशलिटी का नाम बदलकर प्रिवी स्पेशलिटी होने जा रहा है कल से। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन। वायदा बाजार में माइंडट्री के नंबर्स आएंगे। कैश में साइन, ट्राने ब्रेक, ट्राइडेंट, साउथ इंडियन बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसी दिन लक्ष्मी विलास बैंक राइट्स इश्यू क्यूआईपी से 1000 करोड़ जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहा है। आरबीआई 20,000 करोड़ का ओएमओ लॉन्च करेगा गुरुवार के दिन। वहीं लिखिता इंफ्रा की लिस्टिंग गुरुवार यानी 15 अक्टूबर को होने जा रही है। 50% क्षमता के साथ दिल्ली के सिनेमा हॉल्स खुल सकेंगे। अनलॉक 5.0 के तहत काफी सारे बदलाव हैं जो गुरुवार के दिन से लागू होते दिखेंगे। इस बीच त्योहारों के लिए 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी की जाएगी। इसी दिन एंटरटेनमेंट पार्क शुरू करने को भी सरकार की अनुमति मिलती हुई दिखी है। और 15 और 16 यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को ईयू यूके के बीच ब्रेक्सिट ट्रेड डील पर भी चर्चा हो रही है, तो इस पर भी फोकस रहेगा।
बिल्कुल, कई सारे इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए जहां पर मार्केट्स की नजर रहेगी। पर आइए कुछ ऐसे खबरों वाले स्टॉक्स जान लेते हैं जो आज मार्केट्स खुलने के बाद एक्शन में आए हैं। वरुण तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून वरुण। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो कॉनकॉर, और यहाँ पे खबरें ये है कि 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर तक जो माल भाड़ा है उसकी आय में करीब 15.5% के आसपास की कमी हुई है इस कंपनी के, और जो कोल लोडिंग से होने वाली आय है उसमें गिरावट हुई है। इसके अलावा स्टील स्ट्रिप व्हील्स 38,000 व्हील सप्लाई करने के लिए यूएस और यूरोप से इसको $3.7 लाख का एक ऑर्डर मिला है। KIOCL इस कंपनी की 19 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है, बायबैक पे ये विचार करने वाले हैं। वेदांता, खासकर वेदांता, और इसमें क्योंकि गोवा में जो माइनिंग कंपनियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से एक मंजूरी मिली है, और मंजूरी ये है कि 15 मार्च 2018 से पहले जितना आयरन ओर निकाला गया है 31 जनवरी 2021 तक कंपनियां उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज जो है उनमें आपको आज एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि मर्स्क ने दरअसल 2020 के लिए अपने जो कामकाजी मुनाफा है उसका गाइडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। इसका इम्पैक्ट इंडियन शिपिंग कंपनीज पे देखने मिल रहा है। लार्ज डील्स में डॉक्टर रेड्डीज में करीब 1,34,000 शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है, और सबसे आखिरी में फेडरल मोगल अभी तक रिटेल का हिस्सा जो है महज 4% के आसपास बढ़ा है। ओके, तो ये आपके लिए तमाम वो खबरों वाली शेयर। अब बैक टू बैक बिगुल के लिए तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले अभी कुणाल जी, राकेश जी तैयार हैं अपनी एक बेहतरीन टेक्नो फंडा पिक के साथ, और उसके तुरंत बाद निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए तैयार हैं नितिन जी। तो आइए पहले बिगुल कुणाल जी, राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा टेक्नो फंडा पिक है, खरीदारी की राय है जेबीएम ऑटो पर। जेबीएम ऑटो को देखें तो ऑटो इंजीनियरिंग कंपनीज है, कार में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, टू व्हीलर में सब जगह प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और इनकी 3 बेसिक डिविजन्स हैं। एक शीट मेटल डिवीजन है, दूसरी 2 रूम डिवीजन है, और तीसरी स्पेशल पर्पस व्हीकल डिवीजन है। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर इन्होंने एक सोलारिस नाम की कंपनी के साथ टाई अप करा हुआ है, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी बसेस बनती हैं। तो यहाँ पे ट्रिगर सबसे बड़ा ये है कि अगस्त 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट ने 1000 लो फ्लोर सीएनजी बसेस का एक टेंडर मांगा था, और उस टेंडर के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों ने टेंडर दिए हैं, एक है जेबीएम ऑटो और दूसरी है टाटा मोटर्स। और ये टेंडर जो है अंदर खुल चुके हैं 1 अक्टूबर को। और मेरा और कुणाल जी का ऐसा मानना है कि ये मोस्ट लाइकली जो बिडर है, लोएस्ट बिडर है, जेबीएम ऑटो निकलेगा, और इसे 700 बसेस का ऑर्डर मिलेगा। ये बसेस इसकी ऑलरेडी नोएडा में चल रही हैं, मैंने और कुणाल जी ने इसकी बसेस नोएडा में चलती हुई देखी हैं। और अगर टेंडर नहीं भी मिलता है तो 300 बसेस मिलेंगी, जो लोएस्ट बिडर होगा उसे 700 बसेस मिलेंगी और दूसरे वाले को 300 बसेस मिलेंगी। तो मोस्ट लाइकली बड़ा ऑर्डर जेबीएम ऑटो को मिलेगा, और अगर ये ऑर्डर मिलता है तो री रेटिंग, एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ एक हिडन डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है, इसी वजह से चार्ट इतने दमदार दिख रहे हैं। वैसे भी ऑटो के जितने भी स्टॉक्स हैं अनिल जी, सारे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं, और जेबीएम ऑटो में क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है, इस स्टॉक में 290-300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करें। स्टॉप लॉस 230 के नीचे रखना है, 230 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और 285-290 के टारगेट के लिए जेबीएम ऑटो में हमारी खरीदारी करें। अच्छा, एक एडवाइस चाहिए थी आपसे कुणाल जी। सुबह शाम शो करने के अलावा तो राकेश जी बीच के समय में और शाम के समय में एकदम फ्री रहते हैं, राइट? घर के काम में बिजी होते होंगे थोड़ा बहुत, बाकी उसके अलावा तो हमेशा फ्री रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं किया जाए कि इन्हें रिपोर्टर बना दिया जाए? इतनी बढ़िया एक्सक्लूसिव जानकारी जहां से ढूंढ के ला रहे हैं, ये काम तो हमारे रिपोर्टर भी नहीं कर पा रहे कि देखिए जेबीएम ऑटो को इतनी बसों का ऑर्डर मिलने वाला है, इसमें से इतनी यहाँ होगी, ऐसे। तो आपका क्या विचार है? पहले अगर आप ग्रीन सिग्नल दो, आप पार्टनर है, आप हाँ बोलेंगे तो फिर मैं राकेश जी के सामने ये प्रस्ताव रखूं। अनिल जी, बिल्कुल, देखिए विचार तो अच्छा है। अनिल देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है हमारे राकेश जी। तो अनिल जी जहां भी जाते हैं इधर उधर देखते हुए जाते हैं, और ये इधर उधर देखने की जो इनकी आदत है अनिल जी, इसी से ये सारी रिसर्च ला पाते हैं। क्या बात। अच्छा, राकेश जी हाथ उठाकर हाँ भी कर रहे हैं। राकेश जी आपने स्वीकार कर लिया, ये समझू मैं?
नहीं देखिए अनिल जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपके जो खोजी पत्रकार हैं उनका मैंने कवरेज देखा अनिल जी, तो मेरा लेवल तो अनिल जी उसके कहीं आसपास नहीं है। मैं तो थोड़ा बहुत स्टॉक रिलेटेड अनिल जी कर लेता हूँ, और जो खोजी जो पत्रकार होते हैं वो तो अनिल जी हर चीज को खोज के निकालते हैं। वो प्रतिभा अनिल जी मेरे अंदर नहीं है। मेरी तो रिसर्च सिर्फ स्टॉक्स स्पेसिफिक है अनिल जी, स्टॉक्स तक सीमित है, तो मुझे लगता नहीं अनिल जी मैं वो सब कर पाऊंगा। नहीं, फिर भी आपके जिम्मेदारी नहीं होते हुए भी आप जिस तरह की खबर निकाल कर, न्यूज़ लाकर, विश्लेषण करके कर रहे हैं, वो काम बिल्कुल सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया बंसल जी, और मैं उसकी तारीफ करना चाहता था, इसलिए मैं ये बात कर रहा था। आइए अब बढ़ते हैं आगे, एक के बाद एक ढेर सारे बिगुल मेरे लिए तैयार हैं। पहले नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका, उसके बाद विश्वेश जी और वागले साहब भी तैयार हैं। तो पहले नितिन जी के लिए बिगुल। जी नितिन जी बताएं सर। जी सबसे पहले हम रिलायंस खरीदेंगे इसी रेट पे। 2265-66 का रेट है, इसको खरीदना चाहिए। ये लीड कर रहा है। अभी जो न्यूज आई कि कल 10:30 बजे बैंक निफ्टी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद आप देखिए रिलायंस में बहुत तगड़ी बाइंग आई है। बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं आई है, बट रिलायंस में बाइंग आई है। जो मार्केट रिकवर हुई है पूरी की पूरी रिलायंस के चक्कर में हुई है, तो रिलायंस को खरीदना चाहिए, या फिर रिलायंस की 2250 की कॉल लीजिए, आपको 90-91 रुपए में मिल जाएगी। मुझे लग रहा है कि रिलायंस में नेक्स्ट 2-3 दिनों में तगड़ा मूव बनने वाला है, और ये 2320 की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है। तो ये कॉल ऑप्शन आपको कैरी करनी चाहिए। टारगेट इसका 115-120 रखेंगे, या फिर रिलायंस का टारगेट 2320 होना चाहिए। तो ये तो रिलायंस की हो गई। रिलायंस की जो कॉल ऑप्शन आप लेंगे 2250 की 90 रुपए में मिल रही है, इसका स्टॉप लॉस 70 रुपए का रखना है, 70 रुपीज का, और टारगेट हमें 120-125 रुपए का ऐसे रखना है। या रिलायंस में 2320 या 2330 इस रेंज में टारगेट हम रखेंगे। अब जैसे रिलायंस में बाइंग आ रही है, तो मैं आज के लिए या फिर कल ओपनिंग तक के लिए निफ्टी की कॉल ऑप्शन 11950 वाली लेने की सलाह दूंगा, जो अभी 79 रुपीज में मिल रही है। 11950 की 7980 में ऐसे मुझे मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 65 रुपीज का, यानी 65 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। छोटे से स्टॉप लॉस पे काम कर रहे हैं, और इसका टारगेट हम रखेंगे 115 से 120 रुपया। इसको हम कैरी करेंगे कल ओपनिंग में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 10:30 बजे तक है, तो बहुत ज्यादा ओपनिंग मुझे लग रहा है पॉजिटिव मिलनी चाहिए रिलायंस को देखते हुए। तो इसका टारगेट हम 115-120 ऐसे रखेंगे, स्टॉप लॉस 65 का रखेंगे, 11950 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 11950 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको निफ्टी पे, और यहाँ पर खरीदारी करनी है। नितिन जी एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बता दें मुझे जरा। जी 65 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम 115 से 120 का रखेंगे। कल ओपनिंग में शुरू के 15-20 मिनट में देख करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, बट कल ओपनिंग तक हम 115 से 120 रुपए का टारगेट रखेंगे, और 80 रुपए के आसपास इसको करनी है खरीदारी। ये है राय नितिन जी की तरफ से निफ्टी पर। आइए अगला बिगुल विश्वेश जी के लिए, और विश्वेश जी के साथ वागले साहब के लिए भी, दोनों के लिए बैक टू बैक बिगुल बजा दीजिए। तो आप दोनों के लिए बिगुल 7 है, इसका मतलब आप समझ तो गए हैं। वैसे तो बिगुल तीसरा भी नितिन जी का भी आप गिन ही लीजिए। वागले साहब बताइए अपनी कॉल, आपकी और विश्वेश जी की एक साथ। अनिल जी मेरा भी रडार पर रिलायंस ही था। 2270 में जब क्रॉस हुआ तब मेरे रडार पर आया। अभी 2275 है, अभी भी लिया जा सकता है। मुझे अच्छी खासी मुंह दिखती है। कल तक 2310, कल सुबह तक, पहले 1 से 2 घंटे में मॉर्निंग सेशन में ही 2310 का भाव दिखाई देता है। मैंने स्टॉप लॉस 2250 दिया है, लेकिन अभी मैं 2260 का करूंगा, क्योंकि 2250 शायद थोड़ा सा दूर हो जाएगा। 2260 का भी आप रखेंगे, 1% का रिस्क बनेगा। कल ऊपर में आपको 1.5% मिलना चाहिए। ओके 2250 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है आपके लिए रिलायंस में। विश्वेश जी आपके लेवल्स? अनिल जी देखिए, मैंने तो 65 में मैसेज किया था आपको, और अभी 80 हो गया है। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये 10-15 रुपए चल गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये
फर्स्ट टाइम सिंस 23 सितंबर 2020, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद पहली बार 2280 के ऊपर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। बीच में एक दिन 7 अक्टूबर के दिन उसने कोशिश की थी लेकिन क्लोज नहीं दिया था। अब कुछ डेटा मैं आपको थ्रो करूंगा। देखिए रिलायंस के अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि रिलायंस के 2300 के कॉल में ह्यूज 37 लाख का हुआ है, और ओवरऑल अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो 2 करोड़ 15 लाख शेयर है, वेयर पुट साइड इज 1 करोड़ 16 लाख। बट आज के दिन में जिस हिसाब से पुट राइटिंग शुरू हुई है, और इन द मनी पुट राइटिंग 2280 में पुट राइटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है ये 2300 को पार करेगा और 2340 तक जाएगा। तो रिलायंस खरीदारी करे, थोड़ा नीचे है तो भी खरीदिए, ऑप्शन लेना है तो नितिन जी है। मेरा स्टॉप लॉस 2240 का रहेगा क्योंकि पोजिशनल व्यू है, और मुझे लगता है 2340 के टारगेट रहेंगे रिलायंस के लिए। और रिलायंस अगर चलेगा तो मेरे हिसाब से मार्केट भी चलेगा, और जिस लेवल का ब्रेकआउट है ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब आईटी अपनी कमान रिलायंस को संभालेगा, और उस तरह का कुछ मूवमेंट दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस में बने रहिए। देखना ये होगा कि 2300 के कॉल राइटर गिव अप करते हैं कि नहीं करते। लास्ट सीरीज में बहुत ही शार्प शॉर्ट कवरिंग 2000 के राइटर को हुई थी, क्या उस तरह का मूव आ सकता है 2300 के कॉल राइटर को? अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से रिलायंस और भी चल सकता है। ओके, तो रिलायंस 2300 पार होते ही फिर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी और तेजी बनाएगा, लेकिन फिलहाल डेटा दिख रहे हैं मजबूत, और नितिन जी भी निफ्टी पर निशाना लगाते लगाते रिलायंस की तरफ पहुंच गए, और रिलायंस पे पहले निशाना लगा दिया, फिर निफ्टी पर भी लगाया, और विश्वेश जी और वागले साहब भी हैं बुलिश। आइए कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार है और निशाना लगाने के लिए, लेकिन आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि पहले सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे पास एक वीक स्टॉक रडार पे आया है। वीक मतलब आज उसमें वीकनेस की शुरुआत हुई है। लास्ट 10 दिनों में हमने स्टॉक में तेजी देखी है, लेकिन आज और कल के दिन में स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बैंकिंग स्टॉक है, और दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक 1204 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का 1200 का पुट 30 रुपए 31 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, लेने का सलाह रहेगा। एचडीएफसी बैंक का 1200 का पुट लेने का सलाह रहेगा। अब एचडीएफसी में क्या हुआ है, पिछले 10 से 11 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से वन वे तेजी दिखाई है, और कल के दिन में और आज के दिन में स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर फेस किया है। डिमांड थोड़ी सी इसके अंदर देखने को कम मिल रही है और सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये 1200 का लेवल तोड़ेगा तो एचडीएफसी बैंक के अंदर फिर गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और फिर नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि नीचे में 1170 रुपए से लेकर 1160 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। 4 से 5% का फॉल या प्रॉफिट बुकिंग मेरे को लगता है एचडीएफसी बैंक में यहां से देखने को मिलेगी। इसके लिए एचडीएफसी बैंक का 1200 का पुट यहाँ पे सीएमबी पे ट्रेड करने का सलाह रहेगा। नीचे में 20 रुपए 21 रुपए का 1200 का पुट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ये जो फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1 से 2 दिनों के अंदर, इस फॉल के अंदर इस पुट का टारगेट बनेगा 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का। बाय एचडीएफसी बैंक 1200 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 20 रुपया, टारगेट 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो एचडीएफसी बैंक का पुट ऑप्शन खरीदने की राय है इस वक्त सुमित जी की तरफ से। 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए 45 से 50 रुपए तक के टारगेट के लिए। और इस बीच मुझे मैसेज करके आशु जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईटी शेयरों में तेजी का बोलबाला है, और वो कह रहे हैं कि आप उनकी दोनों पिक कल की इन्फोसिस और टेक महिंद्रा दोनों देख लीजिए। बिल्कुल देख लेता हूँ आशीष जी। इन्फोसिस 1145, वंडरफुल, क्या बात है। कल भी 1120 के आसपास 25 के आसपास बात हो रही थी। एचएल टेक एक और स्टॉक है जो कल उन्होंने खरीदने की राय दी थी, वो 4% मजबूत है, 905। आशु जी की जय हो, बाकी सबकी भी जय हो। जिन जिन लोगों ने आईटी शेयर रिकमेंड किया, लगभग सबने किए। सुबह वीके शर्मा साहब भी आज इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन खरीदने की बात करके गए थे, और बाकी भी सबकी तरफ से आज आईटी शेयरों में खरीदारी लगातार आती दिख रही है। सुबह सिद्धार्थ जी भी एचएल टेक की खरीदारी की बात करके 875 पे उन्होंने भी बोला था, आज 905 है। सिद्धार्थ जी को भी देख के कभी कभी मुझे डाउट होता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट हैं या फंडामेंटल एक्सपर्ट। एकदम कॉल टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह उनके एकदम टाइमली आते हैं। बिल्कुल, आइए टाइमली एक और कॉल आता दिखा है, वो है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, और ये है एल्गो ट्रेड। जी बताएं सर।
अरे जी देखिए, अगर फार्मा में क्रांति चल रही है तो आईटी स्टॉक्स में तख्ता पलट हो रहा है अनिल जी, इसलिए आईटी स्टॉक्स को खरीदना है। और इसमें एल्गो ट्रेड हमारा है एफएसएल में, यानी कि फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में 72.40 का मौजूदा भाव है, जिस पर बाय करें। एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है अनिल जी। जिस तरह की तेजी एलएनटी इन्फोटेक में और एलएनटी टेक्नोलॉजीज में देखने को मिल रही है, उसी तरह की तेजी आपको एफएसएल में देखने को मिल सकती है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ओवर टू राकेश। बढ़िया टेक्निकल रुझान है। 70.50 रुपए 70.50 का स्टॉप लॉस है। 77 के टारगेट के लिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन पे खरीदारी की राय है। और एक बार 75 के लेवल्स कन्विंसिंगली स्क्रीन पर आते हैं, तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए। तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड एफएसएल यहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और यहां पर आप तेजी करके चल सकते हैं। 72.50 के आसपास खरीदना है आपको। एक बार जल्दी से मैं आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट रख दूं। राकेश जी एक बार फिर से बताइए स्टॉप लॉस और टारगेट इसका। 70 रुपीज 50 पैसा, 70.50 का स्टॉप लॉस है। 77 रुपए का टारगेट है। 70 रुपये का टारगेट और इस वक्त ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल 70.50 का, तो खरीदारी करने की राय है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता था, इस बीच थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर से आती दिखे। 20-25 पॉइंट का मूव तो बड़ा आसानी से आता दिख रहा है। बैंक निफ्टी 23,500 के थोड़ा सा नीचे आया है और निफ्टी भी लाल से हरे से लाल निशान की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी होती हुई दिख रही है। आइए विश्वेश जी तैयार है अपनी कॉल के साथ, तो विश्वेश जी के लिए बिल्कुल विश्वेश का विशेष। बताइए विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, फार्मा स्टॉक में कुणाल जी की भाषा में क्रांति चल रही है और एक स्टॉक क्रांति करने के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है सिप्ला। देखिए काफी टाइम से स्टॉक ने बहुत ही मजहत की है 820 के ऊपर क्लोज देने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि लार्ज सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल से वहां पे सप्लाई दे रहे हैं। जैसे ही उनकी सप्लाई एग्जॉस्ट होगी, मुझे लगता है सिप्ला बहुत ही शार्प मूव दे सकता है और ये शार्प मूव शायद 860 880 की ओर जा सकता है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल है, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन मैंने ऑलमोस्ट कॉस्टलेस स्ट्रेटेजी बनाई है और स्ट्रेटेजी है 1:2 कॉल स्प्रेड। आपको एक कॉल खरीद के 2 कॉल बेचने हैं। कौन सी स्ट्राइक का? सिप्ला का 820 का एक लॉट खरीदना है जो करीबन 28 रुपए के आसपास मिल रहा है, और उसके सामने 870 के 2 कॉल बेचने जो करीबन 14 रुपए के पास जा रहे हैं। तो 28 आपकी लागत होगी विच इज योर डेबिट, एंड उसके सामने 870 के 2 बेचेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 वापस आ जाएंगे। तो नीचे की साइड में जीरो रिस्क। अगर सिप्ला यहां से वापस 700 भी आ जाए तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर सिप्ला बहुत जोर से भाग जाता है तो 920 के ऊपर ही आपको कोई अनलिमिटेड रिस्क है, और गलती से अगर मेरा व्यू प्ले आउट हो गया और 870 के आसपास एक्सपायरी आती है, उस तरफ जाता है, तो आपको 62,400 रुपीज का फायदा होगा। मार्जिन चाहिए आपको 1,70,000 का, तो ऑन अ मार्जिन ऑलमोस्ट 30 to 35% रिटर्न इज एक्सपेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 डेज। 15 दिन हो चुके हैं एक्सपायरी को, 29 अक्टूबर की एक्सपायरी है। मुझे लगता है एक्सपायरी तक होल्ड करिए। 2 लाख रुपए का है और उसके सामने नीचे जाएगा कोई रिस्क नहीं है। 920 तक के ऊपर ही रिस्क है और 870 आ गया तो बोलना ही क्या। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन 1:2 कॉल स्प्रेड है। 820 का एक कॉल लीजिए, 870 के 2 कॉल बेचिए सिप्ला के अंदर में 1:2 कॉल स्प्रेड। ओके, तो सिप्ला में 820 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 870 के 2 कॉल ऑप्शन बेचने हैं, और ये बनानी है स्ट्रेटेजी आपको 28 रुपए में। ये है राय आपके लिए खरीदारी करने के लिए, आज से तेजी की पोजीशन बनाने के लिए, आज से सिप्ला में विश्वेश जी की तरफ से। आइए हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट आशीष माहेश्वरी साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, उनका भी करते हैं स्वागत। आशीष जी स्वागत है आपका। सबसे पहले राय लेना चाहता हूं विप्रो, आज नतीजे जो आने वाले हैं उस पर, और साथ ही बायबैक पर, और उसके साथ साथ पूरे आईटी पैक में जिसमें बड़ी तेजी बनती दिख रही है। मुझे याद है पिछली मुलाकात में आपने कहा भी था कि बड़ी तेजी दिख रही है मुझे आईटी शेयरों में, अब क्या करना चाहिए? देखिए मेरा मानना है अनिल जी, आईटी जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में और परफॉर्म करते हैं और आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे।
और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर इस क्वार्टर में भी जो नतीजे आने वाले आईटी कंपनियों के, वो उम्मीद से काफी बेहतर आने वाले हैं। तो जैसा हमने पिछले क्वार्टर में फार्मा कंपनियों का बोलबाला देखा था, इस बार आप देखेंगे आईटी कंपनियां जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगी। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो यूएस और यूरोपियन एरियाज हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे जो डिजिटल शिफ्ट हो रहा है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भारतीय आईटी कंपनियां इमर्ज होंगी। तो जैसा एचसीएल टेक की कमेंट्री में हमने देखा या टीसीएस की कमेंट्री में देखा, तो ये जो बूम आईटी सेक्टर में शुरू हुआ है, ये 3-6 महीने का नहीं है, ये अगले 2 से 3 साल तक ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट नजर आ रही है। तो उसके चलते हुए एक स्टैम्पीड है फंड मैनेजर्स में भी कि वो अपने पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स का लोकेशन बढ़ा रहे हैं। तो मेरी सलाह भी रहेगी कि आईटी स्टॉक्स के साथ रहें और यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे। जहाँ तक विप्रो के आपने बात किया नतीजों की, तो मेरा मानना है कि उम्मीद से बेहतर ही परफॉर्मेंस विप्रो का भी आने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी डिजिटल स्ट्रेटेजी में अपने काफी सारे चेंजेस लाए हैं और मेरा मानना है करीब 400 रुपए के आसपास उनका बायबैक भी अनाउंस हो सकता है। ओके, तो नज़र रखिए आईटी स्टॉक्स में फिर से तेज़ी बनती हुई दिख रही है। मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, कैश के आईटी स्टॉक्स, वहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है इस समय। आईटी स्टॉक्स में तो एक्शन है ही, साथ में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी और स्पेशली आज के फर्स्ट हाफ में सीमेंट स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी है। क्या है कुछ ट्रिगर्स सीमेंट स्पेस के लिए, चलिए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए सीमेंट में क्या एक्शन है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मांग में बढ़त की जो और मांग में रिकवरी की जो उम्मीद है और साथ ही कीमतों में जो बढ़त की खबरें आ रही है, इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्पेस में लगातार तेजी है। आज सुबह से ही शानदार एक्शन इस स्पेस में हम देख रहे हैं और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ी हुई कीमतें जो है सीमेंट की, वो आज से लागू हो चुकी हैं। दाम 30 से 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़े हैं और अब जो नई कीमतें हैं 340 से 420 रुपए प्रति बोरी की तय की गई है। आज ही से ये दाम लागू होते हुए दिखे हैं, कल की ये खबर है और दाम लागू आज से हुए हैं। पेटकोक महंगा होने से 50 रुपए प्रति बोरी की बढ़त और ज्यादा संभव है। आने वाले दिनों में भी कीमतों में और बढ़त की गुंजाइश है और इनफैक्ट आपको बता दें, सितंबर में पेटकोक की जो कीमतें हैं उसमें 15% तक का इजाफा होता हुआ दिखा है। 9,000 रुपए प्रति टन पेटकोक की कीमतें जाती हुई दिखने को मिल चुकी है। सिर्फ पेटकोक ही नहीं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी हैं जो कि लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका भी एक असर है जो कीमतों पर पड़ता देखने को मिल रहा है और साथ ही कंस्ट्रक्शन की रफ्तार, अब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन की गति जो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मॉनसून ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखा है। इन सभी फैक्टर्स को अगर देखें तो सीमेंट की मांग जो है आने वाले दिनों में बढ़नी ही बढ़नी है और यही सेंटीमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर हम तेजी और एक्शन देख रहे हैं। जेफरीज ब्रोकरेज रिपोर्ट की अगर बात करें तो बुलिश है सीमेंट सेक्टर पर। अल्ट्राटेक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 5150 के लक्ष्य बताए हैं। रैमको सीमेंट पर खरीदारी की राय है 900 के लक्ष्य के साथ। श्री सीमेंट होल्ड रेटिंग दी है इन्होंने 23,000 के लक्ष्य। साथ ही एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर भी बाई की कॉल यहाँ पर जेफरीज की तरफ से आती हुई दिखी है। एसीसी में 1900 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जेफरीज का मानना है कि अंबुजा सीमेंट में 300 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली ब्रोकरेज भी बुलिश है और फैक्टर्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली ब्रोकरेज भी बुलिश है और फैक्टर्स भी पॉजिटिव है, जिसके चलते सीमेंट में एक्शन हम देख रहे हैं। एक्शन, कई सारे अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं जो आगे के लिए ग्रोथ का ट्रेंड दिखा रहे हैं। आशीष जी, सीमेंट आपको भी स्पेस पसंद है सर? क्या आप भी मानते हैं कि आगे जाकर अच्छा टाइम रहेगा? कोई स्टॉक्स जहां पर आपका फेवर हो? जी, इनफैक्ट मैंने एक थीम बनाया है जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। उसका नाम है पिच। P फॉर फार्मा, I फॉर IT, C फॉर सीमेंट और H फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये जो पिच है, ये बिल्कुल इस क्वार्टर के नतीजे इन पर्टिकुलर पिच के कंपनियों के जो है उनके काफी अच्छे आने वाले हैं और इस सेक्टर में कोई भी आपको निगेटिव सरप्राइज देखने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरा मानना है कि सीमेंट भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमने देखा पिछले क्वार्टर में प्राइस राइज भी देखने को मिला, डिमांड में भी पुश आया है और इसके साथ में चूंकि कंपनीज ने अपना कॉस्ट काफी कम किया क्योंकि प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं थे, थोड़ा सैलरी रेस्ट्रिक्शन भी हुआ है, मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल सीमेंट में बाइंग करना चाहिए और 2 स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो अल्ट्राटेक चूंकि मार्केट लीडर है और अभी अपने 52 वीक हाई से 200-250 रुपए दूर है। तो मुझे लगता है कि इस नतीजे आने के बाद में अगले मंथ तक आपको ये 5,000 रुपए बिल्कुल देखने को मिलेगा। ऐसे ही मेरा मानना है जेके सीमेंट भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने 52 वीक हाई को टच किया और यहाँ से भी मुझे लगता है करीब 10% की अपसाइड रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल सीमेंट क्षेत्र में पोजीशन बनाने का समय है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट शेयरों में राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। बताएं सेठी साहब, आज की आपकी पिक्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी। दो पिक्स है, एक कैश मार्केट से और एक एफएनओ से, और दोनों ही ऐसे सेक्टर से जो आज बिल्कुल लाइमलाइट में है। जो पहला कैश मार्केट का स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर से है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी। मानसी ने भी एक बहुत ही बुलिश एक रिपोर्ट पेश करी है सीमेंट की। मुझे लगता है इस सेगमेंट से एक मिड कैप सीमेंट कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट, उसको करंट लेवल पे 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है, खरीदना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। जिस तरह से एक तो सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग पे, उससे पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है। कल खबरें भी आई कि साउथ में भी कुछ सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं, तो ओवरऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिव सब खबरें आ रही है। और दूसरा, अगर हम इंडिविजुअली इस कंपनी के देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। एक तो इनके मार्जिन भी अपनी पीएस के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ कंपनी ने, अच्छे कैश फ्लोज है और डेट को भी काफी रिड्यूस किया है। और अगर आप रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 18%, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर भी बहुत ही अच्छा रहा है। और एफआईआई अराउंड 38% हिस्सेदारी रखते हैं इस स्टॉक में। तो आई एम बुलिश ऑन जेके लक्ष्मी सीमेंट। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में वी कैन सी लेवल्स ऑफ 285, स्टॉप लॉस रखना है 260 का। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट यहां पर करें खरीदारी, ये है सेठी साहब की तरफ से खरीदारी का पहला कॉल। कि सीमेंट वाले शेयरों में सब में तेजी बनती हुई दिख रही है, बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है, और यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 260 का स्टॉप लॉस लगाइए, 285 का शॉर्ट टर्म टारगेट। जो सेक्टोरल चर्निंग होती दिख रही है आईटी के बाद, सीमेंट शेयर बिल्कुल पूरी तरह से तेजी के मूड में आते दिख रहे हैं। लेकिन दूसरा स्टॉक आपने कहा 2 है, एक एफएनओ से भी है। बताएं सर, वायदा कारोबार का कौन सा शेयर है आपके पास में? बिल्कुल अनिल जी, वायदा कारोबार से शेयर है आईटी स्पेस से। हाल ही में मैंने आईटी स्पेस से इन्फोसिस और विप्रो दोनों को रिकमेंड किया, दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं अभी चेक कर रहा था, इन्फोसिस को मैंने पहली बार 21 सितंबर को 990 के लेवल पर रिकमेंड किया था, जब बाजार में मार्केट मची हुई थी, और वहां से आज 1150 के लेवल्स आ गए। और कल चूंकि एक डी डे है इन्फोसिस का, मुझे लगता है जिन्होंने इन्फोसिस लिया हुआ है उनको आज भी कैरी करना चाहिए, कल इसमें और तेजी होनी चाहिए। और जहां तक आज के लिए नया स्टॉक है आईटी स्पेस का, वो मुझे टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है। 880 के लेवल्स पे स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा कम चला है, बट यहाँ से एक रेस लगाएगा, और मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसके भी नतीजे आने वाले हैं 23 अक्टूबर को। तो अभी तो उसमें समय है, बट अगर जैसे कल आज विप्रो के नतीजे, कल इन्फोसिस के नतीजे, तो वहां से जो भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट रहेंगे मुझे लगता है उसका फायदा पूरे सेक्टर को होगा। तो टेक महिंद्रा जो कि 880 के लेवल्स पर अभी ट्रेड करता है, इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 905 के टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 870 का। 870 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा में करें खरीदारी 905 के टारगेट के लिए। तमाम आईटी शेयर पर बड़ी गहरी पकड़े, इन्फोसिस, उसके बाद विप्रो और वैसे भी एफएनओ के स्टॉक। और कल का आपका यूपीएल भी कमाल करता हुआ दिखा है सेठी साहब। कल आपने मेरे ख्याल से 505 में खरीदारी की राय दी थी 520 के टारगेट के साथ। सुबह तो 515-16 तक पहुंचा भी था, मैंने जिक्र भी किया था। यूपीएल आपके लेवल्स के काफी पास पहुंचा है, प्रॉफिट बुक कर लेने की राय थी। अनिल जी बिल्कुल, ये देखिए 505 के लेवल पर रिकमेंड किया था, आज हाईज इसने 516 के लगाए हैं। हालांकि मेरे टारगेट थे 520, वो अचीव नहीं हुआ। स्टॉक अब थोड़ा नीचे आ गया, बाजार भी वहां से काफी अच्छा खासा हाईज से नीचे आया है, बट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिन्होंने लिया हुआ है। अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज भी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है इवेंचुअली जैसे कल परसों जब सेंटिमेंट ठीक होंगे, मुझे लगता है इट वुड मूव टुवर्ड्स 520 अगेन। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा में अब खरीदारी करने की राय। 905 का रखिए टारगेट, 870 के स्टॉप लॉस के साथ। अब 2 बिगुल है बैक टू बैक, पहला वागले साहब के लिए और उसके बाद सुमित जी के लिए। तो वागले साहब का वंडर। बताएं सर। अनिल जी आरबीएल बेचना है
आरबीएल 170 के नीचे ट्रेड हो रहा है, 169.50, 169.60। मेरे हिसाब से अभी बेचना चाहिए। आपका एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा 170, 150 का, ₹2 का। और ऑन द डाउन साइड मुझे 160 तक की डाउन साइड दिखाई दे रही है। तो 170 के आसपास आरबीएल बैंक का फ्यूचर आप शॉर्ट करके चले, ये है राय वागले साहब की तरफ से। एचडीएफसी बैंक शॉर्ट करने की राय सुमित जी ने दी थी और वागले साहब की राय है आरबीएल बैंक शॉर्ट करने की। 160 तक गिरेगा, 171.50 का बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत ही छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा, लेकिन बड़ा सा कॉल आ रहा है और वो आ रहा है सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बैंकिंग के बाद अब जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है सेल साइड का, वो है फाइनेंशियल स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। 127 का अभी भाव चल रहा है। ऑप्शंस के जरिए पुट लेने का सलाह रहेगा। 125 रुपए वाला 125 रुपए वाला पुट अभी ट्रेड कर रहा है ₹5.05, ₹5.10। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 125 का पुट लेने का सलाह रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में लास्ट 2 दिनों से ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज का जो कैंडल बना है उसके अंदर लास्ट 4 दिनों के लो ब्रेक हो गए हैं। 127 का जो 4 दिन पहले का लो था वो ब्रेक हुआ है और उसके नीचे अभी ये आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस यहां से एक गिरावट दिखाने को तैयार है, जिसमें 121 रुपए से लेके 120 रुपए तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ऊपर में 130 का रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉक के अंदर 1 से 2 दिनों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए इसके अंदर 125 वाला पुट यहां पर ट्रेड करके चलने का सलाह रहेगा। ₹3.50 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट्स हम स्पॉट लेवल के हिसाब से एम&एम फाइनेंस के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसके टारगेट ऊपर में बनेंगे ₹7 से लेके ₹8 तक के। बाय एम&एम फाइनेंस 125 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस ₹3.50, टारगेट ₹7 से लेके ₹8 तक के देखने को मिलने चाहिए। बैंक्स फाइनेंशियल्स यहां पर बिकवाली का दबाव आ रहा है, पर आईटी पर अच्छी तेजी बनी हुई है। इंडेक्स पर आपको क्या करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। अनिल जी के साथ स्ट्रैटेजी का बिगुल बजाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है सर। डाउ फ्यूचर्स मामूली सी गिरावट दिखा रहे हैं, लगभग 100 अंक नीचे हैं, 0.3% ही सुस्त हैं इस समय। नैस्डैक फ्यूचर्स में अभी भी तेजी का ही रुझान है। आज शाम एप्पल का जो इवेंट है वहां पर हम सबकी नजर रहेगी, तो ½ % से ज्यादा की तेजी में नैस्डैक फ्यूचर्स हैं इस समय। यूरोप की सुस्त शुरुआत जरूर हुई है सर, पर ½ % से कम गिरावट है यूरोप के बाजारों में। और एशिया में आज ठीक ठाक कारोबार रहा। जापान और चाइना दोनों ही फ्लैट थे। हांगकांग ऑफकोर्स टाइफून की वजह से बंद रहा। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है सर, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है वहां पर। हमारे बाजारों के लिए क्या करना चाहिए? दीप, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। नैस्डैक डाउ फ्यूचर्स जो आपके करीबन 150 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर भी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको याद है सुबह हम यही बात कर रहे थे कि आज जो तेजी बनी अमेरिकी बाजारों में, कल जो तेजी बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनी थी कि 2 स्टॉक अपनी खबरों के दम पर भागे थे, अमेजॉन और एप्पल। तो आज देखते हैं एप्पल का जब आईफोन लॉन्च होगा तो वहाँ पर उसको किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, बाजार उस पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। तो लेकिन इन एनी केस हमारे यहाँ 2 दिनों से बाजार थोड़े से कंसोलिडेशन के मूड में है। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत टूट के गिर जाने वाले और मतलब बहुत ही हाल बुरा और अब ये चल नहीं पाएगा, वैसा भी नहीं। हरे और लाल निशान के बीच में बार बार आप देखिए, पिछले 1 घंटे से देखिए निफ्टी कितनी बार लाल और हरे निशान के बीच में गया है। उबड़ खाबड़ वैसा मामला होता दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है इंतज़ार। 11,850, 11,900 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। असली कमजोरी आपकी तभी होगी जब आप 11,865 या राउंड फिगर में 11,850 मान लें, क्योंकि 11,867 का कल का लो था, 11,888 का आज का लो है। निफ्टी स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लोज नहीं टूटते हैं। तो और इस हिसाब से आप देखें तो 11,850, 11,900 आपके लिए सपोर्ट जोन के तौर पर आ गया। यहाँ से नीचे जाएंगे तो ही कमजोरी है। तो यानी कि आपके रिस्क कितनी है? 75 पॉइंट की। तो निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन में आपके रिस्क 75 पॉइंट की है। मजबूत कब होंगे? जब 11,975, 11,200, 12,025 की रेंज को पार करेंगे, यानी कि वो भी आपके लिए 75 से 100 पॉइंट की रिस्क है, 50 से 75 पॉइंट की रिस्क है ऊपर अगर आप शॉर्ट है तो मेरा पॉइंट ये है कि 11,850 के नीचे आप कमजोरी फील कीजिए, 12,025 के ऊपर आप मजबूती फील कीजिए और तब तक आप रेंज बाउंड मार्केट में तो कुछ मत करिए, इंतजार कीजिए। 11,900 के आसपास खरीदारी करने का, 11,975 के आसपास बिकवाली का। 50 पॉइंट की रिस्क ऊपर है, 50 पॉइंट की रिस्क नीचे है।
ये आपका ट्रेड है और इस बीच में से आपको 50 पॉइंट निकालने, 11,900 के आसपास की एंट्री, 11,975 के आसपास का एग्जिट, इस 75 पॉइंट में से 50 पॉइंट आपको ढूंढने हैं और दोनों तरफ 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम फेवरेबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं डेटा में बता दूँ आपको। 11,900 के पुट पर 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ये सपोर्ट का काम करेगा। आज 13 लाख शेयर वहाँ पर पुट में जुड़े भी हैं, तो इसको देखकर लगता नहीं कि 11,900 के नीचे आज आप क्लोज होंगे। नहीं 12,000 के ऊपर आप क्लोज होने की तैयारी में, क्योंकि 12,000 के कॉल्स में 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख शेयर आज जुड़े। तो 100 पॉइंट की रेंज में आपके हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज का, जो कि गुरुवार को एक्सपायर होनी है, 11,900 12,000। तो इस रेंज में जब तक आप हैं तब तक आप कोई डायरेक्शनल कॉल न लें। इस रेंज से बाहर जब निकलेंगे, और वो आज होने वाला है नहीं, न लगता है ऐसा कि 11,900 के नीचे बंद होंगे, न ऐसा लगता है कि 12,000 के ऊपर बंद होंगे। तो शांति से बैठिए। रेंज मैंने आपको दे दिए, 975 12,000 इसके आसपास बेचिए, 11,875 इसके आसपास खरीदिए, और तब तक 11,940 जो है इसमें कुछ मत करिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, 23,500 ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए होल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर 23,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी में आपको तेजी की पोजीशन कम करके जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो बता दूं। 23,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो 10 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के पुट में है, आप उसके नीचे बंद हो रहे हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास या नीचे बंद होना अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरी बात, 23,600 से 24,000 की रेंज में 12 लाख शेयर बैंक निफ्टी के पुट राइटर्स और हैं जो तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, यानी कि करीबन 20 लाख शेयर ऐसे हैं जो आपके लिए रिस्क पर आ जाते हैं। और 2 दिनों से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है मोरेटोरियम वाले मामले में, तो बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है अगर 23,500 के नीचे बंद होता है। 23,500 के नीचे बंद है तब तक चिंता की बात नहीं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 23,400 का स्टॉप लॉस रखें इंट्राडे में, और 23,500 का स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर। अदरवाइज आप कल के लिए एक चांस ले सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में आपको 24,000 पार होते हुए नहीं दिखेगा, तो 23,800 24,000 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो दोनों ही तरफ सिंपल फॉर्मूला ये, रेंज का इंतजार करें। खरीदने का मन हो तो फोकस निफ्टी पर करिएगा, बेचने का मन हो तो फोकस बैंक निफ्टी पर करिएगा। ये डेटा में साफ साफ दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो एक बार फिर से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और वहाँ पर आप ज़्यादा एक्शन इस समय देखेंगे हालांकि निफ्टी के। और ऐसा आप देखिए तो स्टॉक्स में भी यही लग रहा है। आईटी ने कमान संभाली हुई है जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। रिलायंस से भी थोड़ा पार्टिसिपेशन मिल रहा है, तो निफ्टी संभला हुआ है, बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर बन रहा है। आईटी की बात करें तो कई सारे आईटी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है इस समय। सुमित जी, थोड़ी देर पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, वहां पर कोई राय? जिस तरह से अभी 7-7.5% की तेजी है, तेजी का व्यू है सोनाटा सॉफ्टवेयर में दीपांशु। ये स्टॉक हमने बहुत लोअर लेवल से बाइंग दिया हुआ है और स्टॉक वन वे रैली दिखा रहा है। और अभी जो रिसेंट के हाई बने हुए 345 के आसपास के, वो भी ब्रेक होकर उसके ऊपर आ चुका है। और आज की कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुई है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स भी सोनाटा सॉफ्टवेयर में देखने को मिला है। तो ये स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखाने को तैयार है, जिसके अंदर ऊपर में 380 रुपए तक का लेवल, शायद 400 रुपए तक का मूव भी सोनाटा के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है पोजीशंस को होल्ड करें। 345 या 346 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 380 से 400 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पर भी। यूटीआई, एएमसी, मझगांव डॉक दोनों का आज दूसरा दिन है बाजार में, और कल की गिरावट के बाद यूटीआई, एएमसी भी संभला है और मझगांव डॉक में भी आपने थोड़ी खरीदारी आती हुई देखी। कल अच्छी लिस्टिंग हुई, उसके बाद आपने गिरावट भी देखी मझगांव डॉक पर, और उसके बाद आज थोड़ी फ्रेश मूव आई है। मझगांव डॉक और जो बाकी पब्लिक शिपयार्ड्स हैं वहां पर कुछ खबर आ सकती है जो आगे जाकर इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। क्या है ये खबर और क्या होना चाहिए इसका इम्पैक्ट, चलिए जानते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताइए क्यों फोकस में आ सकते हैं ये पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड्स? देखिए दीपांशु, दरअसल हुआ ये है ना कि इंडियन नेवी ने 2013 में कुछ जंगी जहाज़ों के ऑर्डर दिए थे, करीब 20,000 करोड़ के जंगी जहाज थे जिनका ऑर्डर दिया था। लेकिन 7 साल हो गए हैं, इन ऑर्डर्स को अभी तक पूरा नहीं किया गया, और उसके चलते जो ऑर्डर्स थे उनकी स्पेसिफिकेशन जो है वो अब बदल गई है। और इसी के लिए इंडियन नेवी ने ये जो 20,000 करोड़ के जंगी जहाज़ों के ऑर्डर थे इनको अब रद्द कर दिया है। ये ऑर्डर पहले किसको मिले थे? रिलायंस डिफेंस या फिर एल&टी जैसे कंपनीज थी, उनको ये ऑर्डर मिले थे। अब ये ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से रद्द हो गए हैं, यानी कि अब ये 20,000 करोड़ के ऑर्डर जो है उनके लिए इंडियन नेवी जो है फिर से बिड्स मंगाने वाली है। अब अगर फिर से बिड्स मंगाई गई तो इसमें खासकर जो पीएसयू कंपनीज है उनको पहला मौका दिया जाएगा। तो इसमें माजगा डॉक या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इस तरह की जो कंपनीज है उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि जो 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो है
वो शायद इन कंपनीज को जा सकते हैं, ऐसे मार्केट में चर्चा है। तो इसके लिए ये स्टॉक्स जो है आपके रडार पे रहने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर्स जो है 7 साल में पूरे नहीं हो पाए, स्पेसिफिकेशंस चेंज हो गए, तो अब ये सरकारी कंपनीज को जा सकते हैं। बिल्कुल, और इस लिहाज से मजगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड तीनों पर ही फोकस रखिए। आज थोड़े ऑफकोर्स प्रेशर के साथ बाकी दोनों ट्रेड हो रहे हैं, मगर मजगांव डॉक कल थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद आज फ्रेश खरीदारी आई है। आशीष जी, आपकी कोई राय जहां तक मजगांव डॉक का सवाल है? लिस्टिंग पर अच्छे गेंस दिए, फिर गिरावट भी आई, पर जिस तरह से कंपनी का कारोबार है, बाकी दो पब्लिक शिपयार्ड्स के हिसाब से कंपेरिजन करें तो 2 गुना से ज्यादा बड़ी ये कंपनी है। आपकी कोई राय स्टॉक पर? जी मेरी भी सलाह मजगांव डॉकयार्ड को खरीदने की रहेगी। मेरा मानना है 170 रुपए के आसपास यदि स्टॉक दोबारा से मिलता है तो बिल्कुल एक लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उनका सब्सक्रिप्शन आया था तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा मार्केट सेट हो जाएगा और जिनको निकलना है वो स्टॉक से निकल जाएंगे और इंस्टीट्यूशन बाइंग इस स्टॉक को दोबारा देखने को मिलेगी। प्लस जो अभी डेवलपमेंट अभी आपके कलीग ने शेयर किए हैं ये भी काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेंगे और यहाँ पे मजगांव डॉक इसका बेनिफिशियरी नंबर 1 रहने वाला है। तो मेरा सलाह रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का भी जब भी समय हो और तभी जब ये इस मजगांव डॉक का स्टॉक नीचे मिले तो बिल्कुल लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में ये आपको 200-220 के बीच में जाके ट्रेड करता दिखेगा। ओके, तो अच्छा स्टॉक है और पोर्टफोलियो के लिए अच्छा स्टॉक हो सकता है जहां तक मजगांव डॉक का सवाल है। तो नजर रखिए इस स्टॉक पर। कल अच्छी लिस्टिंग हुई थी, मुनाफा वसूली हुई, आज फ्रेश अपमूव आप इस पर आते हुए देख रहे हैं। पावर स्पेस, यहां पर भी कुछ खबरें आ रही हैं जो पावर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्या ये खबरें, कौन सी कंपनीज पर फोकस रहना चाहिए? मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी, बताइए पावर के लिए क्या खबरें हैं? बिल्कुल दीपांशु, देखिए 6 महीनों की गिरावट के बाद सितंबर में बिजली की मांग जो उसमें बढ़त देखने को मिली है। 4.6% का इजाफा सालाना आधार पर बिजली की मांग में सितंबर के महीने में होता दिखा है और 112 अरब यूनिट यहां पर यह बिजली की मांग जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिजली की खपत जो है वो 13.65% बढ़ी है, यानी कि सितंबर में डेटा तो पॉजिटिव है ही, लेकिन अक्टूबर में भी अगर शुरुआती 7 दिनों की बात करें, पहले हफ्ते की बात करें, 13.65% का इजाफा होता हुआ दिखा है। लेटेस्ट डेटा ये हमारे पास है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि सालाना आधार पर अक्टूबर में ग्रोथ जो है वो और ज्यादा बढ़ती देखने को मिल सकती है। रीजन वाइज अगर मांग को समझने की कोशिश करें, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में मांग में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पावर डिमांड में इन राज्यों का करीब 40% हिस्सा है। गुजरात में 10.7% का इजाफा हमने सिर्फ सितंबर के महीने में देखा है। पंजाब में 8.1% की बढ़त देखी है, वहीं महाराष्ट्र में 4.2% की बढ़त भी देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट ये डेटा इसलिए है क्योंकि 6 महीनों से, यानी कि मार्च से लेकर अगस्त तक की हम बात करें, जब लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था तब से लेकर अगस्त तक नेगेटिव डेटा आ रहे थे मांग के लिहाज से। जैसे जैसे अनलॉक फेज शुरू होते हुए दिखे, मांग धीरे धीरे बढ़ती गई और सितंबर में पहली बार पॉजिटिव में बिजली की मांग जो है आती हुई देखने को मिली है। अक्टूबर में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और इसी के चलते सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट है। इनका मानना है कि बिजली की मांग में बढ़त से फायदा देखने को मिलेगा। वितरण कंपनियों के लिए जो 18 अरब डॉलर के पैकेज देखने को मिले थे, उसका असर जो है वो अब से देखना शुरू होता हुआ दिखा है। पीएफसी आरईसी से 12 अरब डॉलर की जो नकदी देखने को मिली थी, उसका भी सेक्टर को आगे अब फायदा बिल्कुल मिलेगा। और पावर सेक्टर में एनटीपीसी और पावर ग्रिड जो है इनके टॉप पिक है। एनटीपीसी में खरीदारी की राय है 140 का लक्ष्य दे रहे हैं, पावर ग्रिड में खरीदारी की राय है 205 के लक्ष्य के हिसाब से। बिल्कुल, ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव हैं, डेटा भी पॉजिटिव हो रहा है, कंजम्पशन भी पिकअप हो रहा है, तो पावर स्टॉक्स पर नजर रखिए यहां से आगे जाकर। पर अनिल जी, एक बार मजगांव डॉक पर सर आपकी भी राय जानना चाहूंगा। जिन्होंने कल लिस्टिंग पर मुनाफा बुक कर लिया वो तो ठीक है, अगर किसी ने अभी भी होल्ड करा हुआ है या फिर पोर्टफोलियो के लिहाज से देख रहा है और पोजीशन नहीं मिली थी आईपीओ के समय, उनको इस स्टॉक पर इंटरेस्ट लेना चाहिए? ओके, अनिल जी के साथ थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, फिर से उनके साथ संपर्क करेंगे। तब तक टाटा पावर पर एक सवाल विश्वेश जी आपके लिए। बेहतरीन रैली हुई थी स्टॉक में, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली होकर कंसोलिडेट भी हुआ। क्या टाटा पावर अब एक बार फिर से अपमूव के लिए तैयार हो रहा है? चार्ट क्या बता रही है?
देखिए डिफिकल्ट है दीपांशु ये कहना कि कैसे होगा स्टॉक का रुझान आने वाले दिनों में, क्योंकि 55 के कॉल ऑप्शन में ऑलमोस्ट 37 लाख शेयर्स हैं और 55 के पुट ऑप्शन में भी 22-23 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1.5-2 मंथ से 55 के मिड पिवट पे ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एट द बेस्ट के 60 ऑन द अपसाइड एंड 50 ऑन द लोअर साइड। तो ये जो कॉल और पुट दोनों है ये मेरे हिसाब से स्ट्रैंगल बेच सकते हो, क्योंकि अगर आप हाईएस्ट ओआई देखते हो तो 55 के कॉल में है, देन 55 के पुट में है। तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड रहेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आने वाले दिनों में। ओके, तो रेंज बाउंड ट्रेड आप देख सकते हैं टाटा पावर में। आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स लेते हैं भसीन साहब से। वक्त हो चुका है उनकी पिक्स लेने का। स्वागत करते हैं BTST कॉल्स के लिए भसीन साहब का। आपका स्वागत है भसीन साहब। बताएं सर अपडेट्स पहले तो आपके, और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल्स। तो अनिल जी कायम है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 652-54 में कहा था वो वही है, 650 का भाव। अमर राजा 740 हिट हो गया, 727 पे कहा था उसमें बुक कीजिए। और आपको जो पैर दिए थे वो अभी भी कायम है। टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है 83-84। उसके सामने शॉर्ट दिया था बजाज फाइनेंस, वो वही वीक है। और लॉन्ग दिया था अपोलो टायर। अपोलो टायर विल बी एन आउट परफॉर्मर। अभी भी मैं कायम हूं कि 155-60, लेकिन 145 का ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलेगा। अब एक ही कॉल है सर BTST, वो है महिंद्रा बेचिए 634 से 636, 645 का स्टॉप लॉस, 615 का टारगेट। ओके, महिंद्रा में करनी है बिकवाली। ये है एकमात्र शॉर्ट कॉल कल के लिए BTST के तौर पर भसीन साहब की तरफ से 634 से 636, 634, 636 की रेंज में बेचिए। 645 का स्टॉप लॉस, 615 का टारगेट M&M में बिकवाली करने की राय आती हुई भसीन साहब की तरफ से। शुक्रिया भसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब आपसे लेंगे कुछ आपकी और बेहतरीन पिक्स। आइए तब तक बाजार फिर से रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से लाल निशान में आए हैं निफ्टी, जी हाँ 11,950 के आसपास आता हुआ दिखा है, 17 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी 23,500 पर आता हुआ दिखा। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आने के संकेत आ रहे हैं। किसी तरह से कोई स्टॉप लॉस में चेंज या टारगेट्स में बदलाव करने की जरूरत है निफ्टी पर? नितिन जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, जो 11,950 की कॉल ऑप्शन मैंने दी थी 78-79 में, उसका क्योंकि हम कैरी करना चाह रहे हैं इसलिए उसका स्टॉप लॉस 50 रुपए का रख लें। 65 मैंने पहले लिया था, बट उसका 50 का स्टॉप लॉस रख लें। और डेटा में पॉजिटिव डेवलपमेंट लास्ट 15 मिनट में हुआ है अनिल जी, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी, रिलायंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, आईटी में इन्फोसिस ऑलरेडी पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास है जो आज शॉर्ट पोजीशंस पूरे दिन बनी थी। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आधे घंटे में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, तो उसको मिला करके एक बाउंस मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जो क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ से 20-25 पॉइंट और रिकवर होकर के क्लोजिंग हो सकती है। तो डेटा में लास्ट 15 मिनट में थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है अनिल जी। बिल्कुल, तो पॉजिटिव डेटा बनते हुए दिख रहा है और थोड़ी रिकवरी या फिर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आप आते हुए देख सकते हैं इस समय बाजार में। बैंक्स पर तो फोकस है ही फ्रंट एंड सेंटर, बट एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पर एक बढ़िया मूव आते हुए दिख रहा है। और कोफोर्ज जहां पर हम लगातार पिछले कुछ महीनों से एक शानदार मूव देख रहे हैं, आज फिर से एक फ्रेश मूव दिखा रहा है। 4% की तेजी डेज हाई पर आया है। बंसल जी कोफोर्ज पर राय सर, ये महीना तो काफी अच्छा रहा है पर पिछले कुछ महीने भी बढ़िया रहे हैं, अब क्या चाल है कोफोर्ज की? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है इस पर। मैंने कुणाल जी ने कितनी बार चार्ट कॉर्नर पिक दिए है, वागली जी ने भी कितनी बार खरीदारी की राय दी है। अब तो दीपांशु एकदम खुले नीले आकाश में, जिसको बार बार बोला है, उड़ान भर रहा है। और आज 13% के ऊपर का मतलब रैली है, तो अब नई खरीदारी तो बनती नहीं है, बट कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। और अभी जो अपमूव है उसमें स्टीम बची हुई है, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें। लिया हुआ है होल्ड। अगर आप मार्च से अब तक इस स्टॉक की चाल देखें तो लगभग 170% की रैली से ज़्यादा हो गए। मार्च में ये स्टॉक करीब 850 के करीब ट्रेड कर रहा था, वहाँ से अब तक अगर आप देखें तो शानदार मूव ये स्टॉक आपको ऑलरेडी दिखा चुका है कोफोर्ज। ये है आपके लिए राय इस पर आइए कुछ और मूव्स जो आ रही हैं इस समय बाजार में, कुछ और कैश स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। सुमित जी एम्फेसिस, यहाँ पर भी अभी मेरी आंख गई, खरीदारी का एक्शन आ रहा है। एम्फेसिस पर कोई मूव?
पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 1400 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में पिछले 10 दिनों में लोअर लेवल से तेजी और लास्ट 2-3 महीनों में तो बढ़िया तेजी देखने को मिली है। तो स्टॉक का अभी इमीडिएट जो ऊपर में हडल है 1440 के आसपास है, वहां तक का मूव इमीडिएट देखने को मिलना चाहिए और वो लेवल्स निकलने पे ये रैली एक्शन होते हुए देखने को मिलेगी। तो जिनकी पोजीशन है वो होल्ड करें। 1380 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करके चले। 1440 1450 इमीडिएट ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। नजर रखिए कुछ और बढ़िया स्टॉक्स मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक्चुअली इस कॉल उसी में था जिसका आपने जिक्र किया है। BTST में कोफोर लेके जाए 2791 2790 के भाव से, यहाँ से लेके देख 10 रुपए की रेंज रखे, नीचे आता है तो ऐड करे 2780 तक। मेरा 2760 का स्टॉप लॉस होगा और 2850 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं। इतना मोमेंटम मुझे कल के दिन में दिख रहा है। बिल्कुल आईटी से नज़र हटा नहीं सकते जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है इस समय लगातार। अब देखिए कोई भी आईटी स्टॉक आप पिकअप कर लीजिए, मिड कैप लार्ज कैप कैश, वहाँ पर आपको तेजी आती हुई दिखेगी। KPIT टेक्नोलॉजीज वहाँ पर 6.5% का रुझान है। बिरला सॉफ्ट यहाँ पर आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। तो ये भी कुछ और आईटी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूवमेंट अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट सोर्स पर आपके लिए कॉल आया था, वहाँ पर भी बढ़िया मूव आ रहा है। सोनाटा में एक हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है और जो बाकी फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो आईटी में चौतरफा तेजी का माहौल बना हुआ है, ये आपको क्लियरली मार्केट में ट्रेंड दिख रहा है। इसके अलावा कई और स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट है। इन्फो एज यहां पर हम फ्रेश मूव देख रहे हैं। आज सुबह भी थोड़ा बजिंग था ये स्टॉक, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आई, फिर से मूवमेंट आते हुए दिखा। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर इन्फो एज की चार्ट में आपको आते हुए दिख रहा है, बट मूव शानदार है इसके लिए। विश्वेश जी, इन्फो एज पर कोई राय, इन लेवल्स पर किस तरह का एक्शन बनेगा? 3600 के पास है स्टॉक। सी समहाउ दीपांशु, ये जो स्टॉक है ये हाईली डिसअपॉइंटिंग रहा है लास्ट फ्यू डेज में। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो अगस्त से अगर इसका मीन लेवल निकालेंगे 3400 के 150 रुपए ऊपर जाता है और 3400 के 100-150 रुपए नीचे आता है। देखिए इवेंचुअली मेरे हिसाब से जो अनिल जी कहते हैं स्टॉक हो या आदमी हो, जाना तो सबको ऊपर ही है, इसको भी जाना ऊपर ही है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को अक्यूमुलेट तभी करे जब 34-35 के आसपास मिलता है, क्योंकि जब आप 36-50 के आसपास में इसको करते हो तो 2-3 दिन में फिर से पुल बैक आ जाता है। तो समहाउ मेरे हिसाब से बढ़ाव पे ना खरीदे, गिरावट पे खरीदे। इवन दो स्टॉक लुक इज लुकिंग बुलिश, बट समहाउ ये चल नहीं रहा है, तो आई वुड वेट फॉर द डिक्लाइन टू कम। नजर रखिए इन्फो एज पर और थोड़े अनलॉक रिलेटेड स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन वैसे बन रहा है। पर अनिल जी, मजगांव डॉक पर सर आपकी एक सलाह जानना चाहता था। कल जिन्होंने अगर मुनाफा बुक कर लिया हो वो तो ठीक है, पर कोई अगर होल्ड कर रहा है तो अब क्या व्यू है? और आईपीओ में अगर एलोकेशन नहीं मिला तो इन लेवल्स पर क्या अट्रैक्टिव है निवेश के लिए? दीप, बिल्कुल आज 165 रुपए के आसपास का लो बनाया है और जो अभी आशीष जी भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 170 के आसपास इसके नीचे डेफिनेटली बाय है। देखिए एक दिन स्टॉक प्रदर्शन करे ना करे उससे स्टॉक खराब नहीं हो जाता, या कुछ दिन तक स्टॉक या लिस्टिंग दमदार हो जाए उससे स्टॉक अच्छा नहीं हो जाता। उसका सिंपल एग्जांपल आप केमकॉन देख लें। केमकॉन की दमदार लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग होने के बाद 40% गिर गया। यहाँ पर लिस्टिंग जितनी उम्मीद थी उतनी बढ़िया नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कोई लिस्टिंग खराब हो गई और आपके पैसे लग गए। आप SBI कार्ड को देखिए, SBI कार्ड के केस में भी IPO ऐसा था। कई बार क्या होता है, मार्केट का मूड अलग हो जाता है। कई बार ये होता है कि आपके आसपास के 2-3 IPO बहुत अच्छे लिस्ट ना हुए हों तो लोगों को रहता है कि चलो ठीक है जो मिल रहा है ले लेते हैं, प्रॉफिट ले लें, तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन इस लिहाज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कहीं स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई खराबी है। तो अच्छा लिस्ट होने से स्टॉक अच्छा नहीं हो जाता और ख़राब लिस्ट होने से कोई अच्छा स्टॉक खराब नहीं हो जाता। मेरा ये मानना है डेफिनेटली ये बाय है। और जो लोग मिस कर चुके हैं, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला, 165-170 बहुत ही बढ़िया रेंज है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये ज़रूर है कि सेम जो सिचुएशन SBI कार्ड्स में हुई वो यहाँ भी होगी। स्पेशली
जिन लोगों ने फंडिंग लेकर लीवरेज एप्लीकेशन लगाई थी उनकी कॉस्ट 125-150 रुपये आई है। 145-150 रुपये का इश्यू, 145 का, तो जाहिर सी बात है कि एक बार ये 250 रुपये के आसपास जब भी पहुंचेगा वहां से प्रेशर बहुत बनेगा। तो बढ़ने में इसके लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का स्टॉक आप रख रहे हैं, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, 5-7 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। आज अभी थोड़ी देर पहले आपने और खबरें दी थी कि कुछ और पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं वॉरशिप बनाने के, वो अब इनको मिलने की तैयारी में। ऐसे में अच्छा खासा डिविडेंड है, कैश रिच कंपनी है। और क्या देखना चाहते हैं आप इस स्टॉक में जिसकी वजह से आप खरीदें? बस बाकी तो अब यही नहीं पता ना कि किस दिन चलेगा, तो ये पता होता तो फिर बात ही क्या थी। तो आराम से खरीदारी करने का, जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो 175-80 में भी खरीद सकते हैं, और जो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो आप 165-170 की रेंज का इंतज़ार कर लें। थोड़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपका क्या लेके गया। तो और जिन लोगों का IPO में अलॉटमेंट लगा है, मुझे लगता है उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो मज़गांव डॉक पर नज़र बनी हुई है, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं मजबूत फंडामेंटल्स हैं, अच्छा निवेश का मौका है। एक बार इस स्टॉक पर नज़र ज़रूर रखिए। नज़र मार्केट्स पर भी रखिए। थोड़ी यहाँ पर हम मूवमेंट उतार चढ़ाव वाला देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में हल्की सी रिकवरी आ रही है, 23,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है। और नितिन जी, कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी आ रही है, बाकी बैंक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। 2-2.5% ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक है। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? देखिए, आज मार्केट को जो होल्ड कर रहा है वो रिलायंस, इन्फोसिस और कोटक बैंक, ये तीन से ही जो हैवी वेट है, जिसके कारण मार्केट में मूवमेंट है। और मुझे लग रहा है कि पूरे बैंकिंग में कोटक में अभी तक चाल नहीं बनी थी, बट अब बननी चाहिए। और 1320 के आसपास काफ़ी सपोर्ट डेवलप हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में मूव आएगी तो कोटक इस बार लीड कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस जो लीड किया था वो HDFC बैंक ने किया था। तो मुझे लग रहा है शिफ्टिंग ऑफ मनी है, ये कोटक की तरफ मूवमेंट बन सकती है। तो कोटक हो सकता है 1400 की तरफ जाए। डेटा पॉजिटिव है, 1320 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या कॉल ऑप्शन 1350 के आसपास की मिलती है तो वो लेकर के जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1400 की तरफ कोटक बैंक जाना चाहिए। मार्केट में ये तीन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, रिलायंस, इन्फोसिस और कोटक बैंक। ये तीनों स्टॉक हैं जो मार्केट को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, रिलायंस, इन्फोसिस, कोटक बैंक, इन तीनों पर नजर रखिए, और बढ़िया मूव आ रही है जिसकी वजह से मार्केट को भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। कुछ और सेक्टर्स जहां पर हमें फोकस करना चाहिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स, यहां पर हम कुछ बढ़िया मूव्स आते हुए देख रहे हैं, और सिलेक्ट स्टॉक्स भी फोकस में आए हैं। क्या है खबरें रियल एस्टेट को लेकर? मानसी से जानते हैं। मानसी, बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए होम सेल्स का जो ट्रेंड है, शानदार यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और रेसिडेंशियल सेल्स की अगर बात करें, टॉप सिटीज में 134% की बढ़त तिमाही दर तिमाही आधार पर रेसिडेंशियल सेल्स में देखने को मिली है। खास तौर से बड़े शहरों में घरों की बिक्री में इजाफा हम देख रहे हैं, जिसके चलते रियल एस्टेट फोकस में है। Q2 FY21 में बिक्री जो है 12,694 करोड़ से बढ़कर 29,731 करोड़ तक जाती हुई देखने को मिल चुकी है। इसमें सबसे आगे हैदराबाद का मार्केट है। हैदराबाद बिक्री के मामले में यहाँ पर करीब 4% की बढ़त सालाना आधार पर देख चुका है। हैदराबाद के बाद बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, NCR में भी बिक्री में लगातार बढ़त का ट्रेंड देखा जा रहा है। खास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग और जो मिड इनकम सेगमेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनकी बिक्री में ज्यादा बढ़त हम देख रहे हैं। और घरों की खोज यानी होम सर्च में प्री कोविड लेवल से 30 से 40% तक का इजाफा देखने को मिला है। मतलब लोगों का सेंटिमेंट जो है वो अब घरों की खरीद की तरफ और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 6 से 8 महीनों में सेक्टर में पूरी तरह से रिकवरी की उम्मीद भी यहां पर है। और अगर बिक्री में बढ़त के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस देखें, स्टैंप ड्यूटी में कटौती से सेंटिमेंट काफी हद तक सुधरा है। सरकार जो सेक्टर को रियायत देने के लिए कदम उठा रही है, उसका भी फायदा मिला है। सस्ता होम लोन, आकर्षक ऑफर्स की वजह से भी हम देख रहे हैं कि बिक्री में बढ़त है। और घरों की कीमतों में लगातार पिछले दिनों जो गिरावट देखने को मिली, इससे भी सेंटिमेंट बूस्ट होता हुआ दिखा है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी एक बड़ा कारण है, और साथ ही त्योहारी सीजन में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। इसी के चलते जेफरीज की रिपोर्ट अगर रियल एस्टेट सेक्टर पर जो आई है वो देखें, इनका मानना है कि Q2 में रेसिडेंशियल रिकवरी में बढ़त देखने को मिली है। ऑफिस लीज रेंटल इनकम स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन अब भी रिटेल और होटल सेक्टर की रिकवरी में कुछ हद तक दिक्कतें आती हुई दिख सकती हैं। कंपनियों के कैश फ्लो में सुधार की उम्मीद है, और नए लॉन्चेस के लिए त्योहारी सीजन का इंतजार है। शेयर्स DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, सोबा जैसे इनके पॉजिटिव रडार पर है।
बिल्कुल। तो रियल एस्टेट स्पेस में हम बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। और आशीष जी, कुछ दिनों पहले काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई थी नाइट फ्रैंक की तरफ से, जेएलएल की तरफ से। जो बड़ी सिटीज़ का ट्रेंड था वो डेफिनेटली रिवाइवल की तरफ पॉइंट कर रहा था। शोभा ब्रिगेड की तरफ से भी ऐसी ही कॉमेंट्री आई है उनकी मार्केट्स में। क्या रियल एस्टेट के लिए डेफिनेटली कुछ टर्न अराउंड आते हुए दिख रहे हैं? क्या ये बड़े प्लेयर्स में इंटरेस्ट वापस बनेगा फिर? थोड़ा सा ग्रीन शूट तो आने स्टार्ट हुए रियल एस्टेट मार्केट में दोबारा से लोगों का, क्योंकि अनलॉक फेज के बाद में जिन लोगों ने अपनी परचेजेस होल्ड पे रखा था तो वो दोबारा से मार्केट में आए। प्लस जो स्टैम्प ड्यूटी का जो भी रिडक्शन हुआ है उसके चलते हुए भी अब थोड़ा सा बिल्डर्स भी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। प्राइजेस में कोई बहुत ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेरी सलाह रहेगी कि क्योंकि एक रैली हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी ऑलरेडी देख ली है, तो इस क्वार्टर के नतीजों का मैं और इंतजार करना चाहूंगा। इससे पहले मैं अपनी नई पोजीशन इस पर्टिकुलर सेक्टर में बनाऊं, क्योंकि रियल नंबर्स क्या कन्वर्ट हुए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में गवर्नमेंट शॉप्स के बाद, और जितनी भी बिल्डर्स अपनी स्कीम दे रहे हैं उसके बाद। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस क्वार्टर के नतीजों का इंतजार करें, फिर उसके बाद में पोर्टफोलियो बनाएंगे। ओके, एक बार नतीजे आने दीजिए, फिर आप यहाँ पर एक व्यू ले सकते हैं। पर नज़र रखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स में। और यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं पूरी की पूरी स्पेस के लिए, जहाँ से आपने मूवमेंट आते हुए देखा है। आखिरी आधा घंटा से कम बाकी है अभी, और आप देख रहे हैं कि 23,500 पर बैंक निफ्टी तो आ गया, पर उसके ऊपर जाने में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। पर कई सारे और स्पेसेस हैं जहां पर आप बढ़िया मूवमेंट आज देख रहे हैं सुबह से। कुणाल जी, टाटा केमिकल्स यहाँ पर आज एक फ्रेश अपमूव आई थी, उसके बाद मूवमेंट नहीं आया। कुणाल जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, बट एक बार अनिल जी के पास चलते हैं। जी सर। नहीं, दीप, थोड़ी सी आखिरी आधे घंटे में अब बाजार में वही सुस्ती है। 23,500 के आसपास बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आ रहे हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार वहीं पर फोकस करके राय ली जाए। एक तो है साइबर टेक, जो जैन साहब ने अपने जेम्स में रिकमेंड किया था, उसके बाद ये स्टॉक पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। 18% आज फिर से मजबूत है साइबर टेक का स्टॉक। 90 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। न्यू जेन सॉफ्टवेयर आज सुबह जैन साहब ने जो रिकमेंड किया वो भी 8.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और तीसरा स्टॉक जिस पर आपने राय तो ली मजगांव डॉक पर, लेकिन यूटीआई एएमसीबी ये भी एक कमाल का प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, 7% मजबूत हुआ है। तो इस पर मैं आशीष जी से एक राय लेना चाहता हूँ। आशीष जी, क्या यूटीआई एएमसीबी खरीदने का सही वक्त है? बिल्कुल अनिल जी, मेरा सलाह रहेगी कि यूटीआई एएमसी को बिल्कुल खरीदा जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फंडामेंटल्स कहीं कोई बुरे नहीं है स्टॉक के। सिर्फ इशू ये था कि चूंकि मजगांव के साथ में इसका क्लैश हो गया आईपीओ का, तो जितना भी स्मार्ट मनी था या जितना भी एचएनआईज ने या इंस्टीट्यूशन पैसा था वो उसकी तरफ, मजगांव की तरफ चला गया। तो जिसके कारण से अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद इस स्टॉक को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज मुझे कहीं कोई समस्या यूटीआई एएमसी में लगती नहीं है। और मेरा सलाह रहेगी कि 540-550 तक ये स्टॉक जल्दी ही जा सकता है। तो एक 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। डॉक भी देखिए 183, 7% मजबूत, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 185 के आसपास तक पहुंचता हुआ। तो ये स्टॉक भी अब फिर से शुरुआती प्रेशर जो था, जिन लोगों को एग्जिट करना था वो कर चुके हैं, और अब उसके बाद दोनों ही स्टॉक में अच्छी खरीदारी होती दिख रही है, चाहे वो यूटीआई एएमसी हो चाहे मजगांव डॉक हो। तो दोनों स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ बढ़ने को आगे तैयार होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर शानदार खरीदारी का माहौल आपको नजर आएगा इस वक्त। फेडरल मुगल एक और स्टॉक है जिसका ऑफर फॉर सेल आज खुला हुआ है, लेकिन 5% के लोअर सर्किट पर, और कहीं कोई इंटरेस्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। आशीष जी, इस पर कोई राय रखते हैं? फेडरल मुगल, क्या रिटेल को पैसे लगाने चाहिए या दूर रहे? सलाह रहेगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी काफी कम लिक्विड है स्टॉक, और ऑटो एंसिलरी में जरूर पिस्टन में वो नंबर 1 प्लेयर है इंडिया के, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पब्लिक का इसमें रहने वाला है। तो मेरी तो इस ऑफिस से दूर रहने की सलाह है। दूर रहें, यही बेहतर होगा।
इलिक्विड स्टॉक है और इंस्टीट्यूशनल हिस्सा भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स दिखा नहीं, तो मुश्किल है इसका पार पाना। आइए कैश का ऑप्शन के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, इनफैक्ट कल हमने 950 का कोड दिया था, वहां पे प्रॉफिट बुक किया। 950 का कॉल दिया, वहां पे भी प्रॉफिट बुक किया। बट देन अब मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज हो चुका है अनिल जी। ये रेंज काफी नैरो हो गई है। 880 850 नीचे और 950 970 80 ऊपर के 50-100 पॉइंट की रेंज हो गई है अनिल जी। ये रेंज के बाहर जिधर ब्रेकआउट आएगा, आई थिंक वहीं पे हमें कुछ एक अच्छा ही डायरेक्शनल मूव देखने मिलेगा। और लॉन्ग स्ट्रैंगल साइड भी कुछ स्ट्रैडल स्ट्रैंगल साइड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है मुझे। तो अनिल जी एक चेंज है आज के दिन। केवल एक कैश के ऑप्शन में मैंने एक चुना है कि 115 का कॉल ऑप्शन कोल इंडिया का लेकर करना चाहिए। लागत मैंने कहीं ना कहीं निफ्टी के आसपास ही रखी है। अगर आप ये देखिए तो करीब ₹3.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 115 का कॉल ऑप्शन कोल इंडिया का ये लेकर चलना है। इसका लॉट साइज करीब 3,700 का है। दोनों जी वही 12-14 हजार के रेंज में ये ऑप्शन भी आ जाएगा। इसको खरीदते चले। इसका पहला टारगेट बनता है ₹4.80 और दूसरा टारगेट बनेगा ₹5.40। 4.80 5.40 ये जो टारगेट के लिए खरीदना है इसको। और नीचे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं करीब ₹2.20 का। जी कोल इंडिया में क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें आते हुए नजर आएगा। और वो शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आता है तो ये स्टॉक का भाव इजीली 120 से पार निकलेगा। और अगर वो होता है तो ये 4.8 से 5.50 के टारगेट इजीली अचीव होने चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज आज काफी समय के बाद, काफी हफ्तों के बाद मैं कहूंगा हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के बदले स्टॉक्स में देना पड़ रहा है कैश। पहले 10,950 का पुट ऑप्शन खरीदा, फिर 10,950 का कॉल ऑप्शन और इस बार 10,950 का नोटा। 10,950 पे ही निफ्टी है जय, फिर भी कुछ नहीं करना। 5.5 चाहिए रिवॉर्ड वाइज आज। चलिए कोई बात नहीं, तो उसके बाद जी 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 जय बोलिए। ये नहीं, वो रेंज के बाहर अगर ब्रेकआउट आता है कोई साइड पे तो हमें अच्छा एक मूव शायद तभी देखने मिले। एज ऑफ नाउ अनिल जी वो कॉल पुट दोनों ही खरीद सकते थे, हमने पास्ट में ऐसा किया है। बट कॉल पुट में भी जो हिसाब से कॉस्ट है वो हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कुछ न कुछ ट्रेड करें, कभी कभी कुछ नहीं करना भी अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और आखिरी आधे घंटे में एक चीज़ साफ दिख रही है कि निफ्टी तो 11,900 के ऊपर आराम से बंद हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी 23,500 के ऊपर बंद होगा या नहीं। मेरा मानना है 23,500 के ऊपर बंद होना चाहिए। अब वो कितने पॉइंट से होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है। तो 23,500 के आसपास आ तो चुका है, तो आखिरी मिनटों में किस तरह से वहां पर एक्शन होता है वो देखने वाली बात होगी। बैन से बेनिफिट भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पूरी संभावना ये कि वेदांता फिर से बैन में चला जाए। 24% ऊपर है। आशीष जी वेदांता पर आपसे राय लेनी है। ₹100 में बाय सेल नोटा। ये मेरा बाय करने की सलाह रही है अनिल जी। मेरा मानना है कि ₹140 वाला स्टॉक अब आपको ₹100 में मिल रहा है। फंडामेंटली कहीं कोई कंपनी में समस्या नहीं है। और अब जब तक उसमें नई स्ट्रेटेजी बनेगी तब तक मेरा मानना है आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में जरूर वोलेटिलिटी हो सकती है थोड़ी बहुत। बट मेरा मानना है दोबारा से 120-125 का लेवल आपको इस स्टॉक में अगले 2 महीने के अंदर आता दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी के बाद 3 स्टॉक आज सेटल होते हुए दिखे जो कल काफ़ी वोलेटाइल थे। एक तो वेदांता और 2 IPO मझगांव डॉक और UTI AMC, दोनों में स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी है। आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन रिकवरी आती हुई नजर आई है। आइए कुछ प्रॉफिट बुकिंग IT शेयरों में ऊपरी स्तरों से दिख रही है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए टेक महिंद्रा 880-82 वाला 870-72 की रेंज में आया है। इन्फोसिस इन्फोसिस वही है 1155-53 के आसपास है। विप्रो भी एक बार देख लिया जाए, विप्रो के लिए आज बड़ा दिन है। 377 के आसपास ही इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जहां पर एक्शन पूरा होता हुआ दिखा। आइए ऑटो इंडस्ट्री शेयर भी बड़े एक्शन में है।
क्यों है एक्शन में, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुशल हमारे साथ हैं पूरी डिटेल्स लेकर। कुशल बताइए, ऑटो के पीछे ऑटो एंसिलरी भी भाग रहे हैं? बिल्कुल, तो जिस हिसाब से अनिल जी हमने जून के बाद OEMs की बिक्री में ट्रेंड देखा है, उस वजह से कहीं ना कहीं जो ऑटो एंसिलरीज हैं वहां पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि OEMs की तरफ से ऑर्डर्स जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो सितंबर में इनके ओवरऑल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 60 to 65% तक अब पहुंचते हुए नजर आए हैं, जो प्री कोविड लेवल्स पर थे। इनफैक्ट अगर आप मई और जून की बात करें, जब ये इन्होंने वापस से प्रोडक्शन जो है शुरू किया था, उस टाइम पे करीब 30% पर ही ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। और इकरा ये मानकर चल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसकी और ज्यादा खपत होगी, क्योंकि जिस हिसाब से फेस्टिव मांग है पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में काफी अच्छी डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। साथ ही जो इंडस्ट्री के लोग हैं, खासकर मिंडा इंडस्ट्रीज, उनका ये बयान आया था कि अक्टूबर और नवंबर में जो है उनको मांग में काफी ज्यादा मजबूती नजर आ रही है, पर उसके बाद ये मांग सस्टेनेबल रहती है या नहीं, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट कुछ एक ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं जहां पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है टू व्हीलर स्पेस से आता है, जैसे मुंजाल शोवा, शिवम ऑटो, गैब्रियल इंडिया जैसी कंपनियां, यहां पर काफी अच्छी तेजी आगे के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनियां दिखा रही है आपको दमदार प्रदर्शन, और यहां पर फिर से प्रोडक्शन बैक टू नॉर्मल पहुंचने की तैयारी में होता हुआ दिख भी रहा है। ऐसे में आशीष जी, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अगर आपको कुछ पसंद है तो बताएं। देखिए, बिल्कुल मुंजाल शोवा एक स्टॉक है जो इसपे अभी भी पोजीशन बाइंग की जा सकती है, मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी में। और दूसरा मदरसन सुमी, हमेशा की तरह मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इस लेवल पे बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। बट मेरा सलाह और रहेगी कि अभी ऑटोमोबाइल क्षेत्र पे भी जो रियल एक तेजी और आनी बाकी है, तो यहाँ पर एस्कॉर्ट्स एक स्टॉक है जिसको मैं अभी भी रिकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक करीब 100 रुपए की तेजी एस्कॉर्ट्स में भी बिल्कुल आ सकती है। स्टॉक में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और अब स्टॉक थोड़ा एक्यूमुलेशन में है, तो एस्कॉर्ट्स पे भी नजर रखी जा सकती है। ओके, ये आपके लिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। और एक JBM ऑटो, आज कुणाल जी राकेश जी ने रिकमेंड भी किया था क्लोजिंग वाले शो में, खरीदारी की राय वहां पर भी आई थी। मारुति खरीदने की राय सुबह किरण जी ने दी थी। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक राजेश पालवे साहब एस्कॉर्ट्स रिकमेंड करके गए थे, वागले साहब ने भी सुबह रिकमेंड किया। तो ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर भरपूर एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है, खरीदारी होती दिख रही है। एक और स्टॉक है जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा बना है, सुमित जी, वोल्टास देखिए 5% ओपन इंटरेस्ट बना है, स्टॉक 1.5% नीचे। क्या यहाँ कुछ और फ्रेश कमजोरी के संकेत हैं? जब तक आप चार्ट्स देखें और बताएं, तब तक एक काम करते हैं, बैन से बेनिफिट देख लेते हैं। आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ बताने के लिए, आइए बैन से बेनिफिट। आशीष बताइए, वेदांता फिर से एंट्री? नहीं अनिल जी, वेदांता की तो कोई संभावना नहीं है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 83% के आसपास है, तो स्टॉक बैन में तो नहीं जाएगा। लेकिन बाकी के जो 6 स्टॉक हैं वो बैन में बने रहेंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% से नीचे आई हो। और एस्कॉर्ट CA स्टॉक ऐसा रहेगा जिसकी फ्रेश एंट्री होगी। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 107% हो गई है, यानी एस्कॉर्ट्स निश्चित है कि स्टॉक बैन में आएगा। और बाकी के जो 6 स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, बैन में बने रहेंगे। बैन में रहेगा और बाहर कोई भी नहीं आने वाला, राइट? बिल्कुल अनिल जी, बाहर कोई भी नहीं आ रहा है आज। तो चलिए एक और एंट्री हो जाएगी, मेरे ख्याल से 6 पहले से 7 हो जाएंगे टोटल बैन में। ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट में। एस्कॉर्ट्स की पोजीशन अगर आपके पास है तो आप ये ध्यान में रखें, कल से बैन में आ जाएगा। और आजकल बैन में इंट्राडे में भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, बस जो पोजीशन है वो खत्म कर लो और फिर बैन से निकलने का इंतजार करिए। आइए इस बीच हाँ सुमित जी, चार्ट्स देख लिया आपने वोल्टास के, बताएं सर। में पिछले 3-4 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव ही देखने को मिला है, और जो रिसेंट के लोज बने थे स्टॉक के वो करीब 667 के आसपास है, और वो लो आज ब्रेक हो रहे हैं। तो क्लोजिंग में ये स्टॉक वीकनेस ही दिखा रहा है। कल अगर ये 665 के नीचे सस्टेन करता है तो कल फिर और दबाव दिखाएगा, और फिर स्टॉक में 650 रुपए से लेकर 640 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वोल्टास में एक बार बाइंग के लिए वेट करें, जब तक रिवर्सल के साइन नहीं आते तब तक बाइंग नहीं करनी है वोल्टास में।
ओके, नजर रखिए, थोड़ी कमजोरी आती हुई दिख रही है, कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी वीकनेस आई है, पर आखिरी 10 मिनट बाकी है, जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज की। अनिल जी, वैसे के वैसे ही हैं डाउ फ्यूचर्स सर, 100 पॉइंट्स नीचे थे, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। नैस्डैक फ्यूचर्स में थोड़ी और खरीदारी आई है, अब ऑलमोस्ट 1% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स लग रहे हैं, तो वहां पर एप्पल के इवेंट को लेकर डेफिनेटली एक्साइटमेंट है। और यूरोप में सर हल्की सी गिरावट थी, कुछ ज्यादा बदलाव वहां से भी नहीं आते हुए दिख रहा है। आईफोन 12 का इंतज़ार है काफ़ी लोगों को, और अमेरिका में तो मैंने सुना है कि बड़ी लाइन लगती है और लोग इंतज़ार करते हैं घंटों घंटों कि सबसे पहले हमारे हाथ में हो। तो देखते हैं, आईफोन 12 आज लॉन्च होगा और पहला 5G फ़ोन होगा आईफोन एप्पल की तरफ से। लेकिन जो कल की स्ट्रेटेजी के लिहाज से दीप देखिए, थोड़े मिले जुले से संकेत, और पिछले 2 दिनों से भारतीय बाजार कंसोलिडेशन के मूड में है, तो तेजी या मंदी दोनों ही तरह की पोजीशन ले जाने के लिए कंफर्ट और कॉन्फिडेंस कम है। निफ्टी जहाँ मजबूत है, अब अगर इसमें आपको 2 चीज़ करनी है, अगर आपका व्यू मंदी का है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करके जाइए, व्यू तेजी का है तो निफ्टी लेकर जाइए। मेरी राय नोटा की है, और उसकी वजह यह कि देखिए बहुत साफ साफ संकेत है नहीं, ऐसे में ओवरनाइट रिस्क रखना क्यों है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा मुझे जो अभी अरमान ने भेजा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आज बाजार हरे निशान में बंद होता है निफ्टी, जो कि संभावना दिख रही, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में कमोबेश हम हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर हरे निशान में बंद होता है तो ये लगातार 9वां ट्रेडिंग सेशन होगा जब हम हरे निशान में बंद हो रहे हैं, और लगातार 9वें ट्रेडिंग सेशन जो हरे निशान में क्लोजिंग मिली है, पिछली बार याद भी नहीं होगा आपको कि कब मिली है, और नहीं हो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये थी 5 अप्रैल 2018 से लेकर 17 अप्रैल 2018, तो 18, उसके बाद 19, 20, 2 साल तो ये गिन लीजिए, और फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक के ये 6 महीने और गिन लिए। 2.5 साल बाद ऐसा होगा कि बाजार आपको लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन में मजबूती के साथ बंद होने के संकेत देगा। तो जरा कुणाल जी इसी पर प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन अगर हरे निशान में बाजार बंद होता है, वो भी 2.5 साल बाद, तो इसका मतलब क्या है? अनिल जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि मैं भी यही नोटिस कर रहा था कि अनिल जी लगातार इतनी बड़ी झड़ी जो है ग्रीन कैंडल्स की आखिरी बार कब देखने को मिली, तो आपने वो डेटा दिया अनिल जी, तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी। मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ का सूचक है ये। अब ये बात जरूर है कि भाई इतनी तेज दौड़, अगर स्प्रिंट जिसको कहते हैं, अगर कोई लगाएगा तो कुछ सुस्ताना उसका लाजमी है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अनिल जी एक ब्रेकआउट आ चुका है निफ्टी में, और सुस्ताने के बाद वापस से आपको तेजी देखने को मिलेगी। ओके, सुस्ती के बाद तेजी, लेकिन सुस्ती आज आती दिख रही है क्रांति मचाने के बाद फार्मा शेयरों में। 830 वाला सिप्ला 785, डीवीज लैब को देखिए 3250 वाला 3125। क्या बात है, मतलब गजब की प्रॉफिट बुकिंग आई है फार्मा शेयरों में। सन फार्मा कमजोर है, तो आज की कमजोर कड़ी है, पहला फार्मा, दूसरा बैंक, ICICI, SBI, एक्सिस, HDFC, ये 2 स्टॉक, और ITC, जिससे उम्मीद कर रहे थे। अब मुझे आशु जी की याद आ रही है कि ITC चलता है रुक जाता है, चलता कम है रुकता जाता है। आज मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया और वहीं से जो सेलिंग आई है, हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि उनका शेयर बड़ा अंडर वैल्यूड है। वैसे ही वाला मामला है, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, वैसे हर मैनेजमेंट को अपना शेयर बहुत अंडर वैल्यूड लगता है। आशीष जी, आपको भी लगता है ITC अंडर वैल्यूड है? मैंने आपके साथ शो किया था बाजार आज के लिए, तब भी मैंने मना किया था कि ITC को अभी बाय ना किया जाए। जरूर रिपोर्ट भी आया था एक फॉरेन ब्रोकरेज का, जिन्होंने एस्टिमेट्स वगैरह भी बढ़ाए, बट मुझे लगता है कि स्टॉक प्रेशर में ही रहने वाला है, क्योंकि FMCG का ओवरऑल जो हमने एक अच्छा क्वार्टर का नतीजे देखे, वैसे नतीजे अब हर क्वार्टर में नहीं आएंगे, क्योंकि एक जो स्टैम्पीड थी FMCG के अपने प्रोडक्ट एक्यूमुलेट करने के लिए लॉकडाउन का फेज था, वो अब सब खत्म हो गया है, और ITC ने बिल्कुल उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले, इन सभी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो मेरा मानना है जो अच्छे मार्केट में, अच्छे सेंटीमेंट में नहीं चला, और अब तो एक सैचुरेशन आ रहा है, तो उसका चलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी तो ITC में बाय ना करने की सलाह रहेगी। मैं काफी समय से यही सलाह मेंटेन कर रहा हूँ, और आगे भी मैं बेरिश ही। ना खरीदें, ये है राय आपके लिए बहुत क्लियर कट, और ITC पर ना खरीदने की राय देना आसान काम नहीं है।
बहुत मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम आपने किया है, क्योंकि नहीं तो आमतौर पर फंडामेंटल स्टॉक मजबूत हो, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो तो ये करना बड़ा आसान होता है कि खरीद लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन इसमें ना बोलना वाकई में मुश्किल काम है। ओके, आइए एक और स्टॉक है जो कमज़ोर होता दिख रहा है। सुमित जी जरा इस पर आ दीजिए। अदानी पोर्ट्स 2% नीचे दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हो रहा है, कल के लिए शॉर्ट बनता है? वीक स्टॉक है अनिल जी, ये 5वां दिन है आज स्टॉक का जब अदानी पोर्ट में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। दूसरा सिम्टम इसके अंदर ये ऊपर में ट्रिपल टॉप बना रहा है, तो जब तक अभी 365 370 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा नहीं तब तक इसमें और तेजी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी नहीं। और ये 350 के नीचे आज क्लोजिंग दे देता है तो 340 रुपए से लेकर 330 रुपए तक का मूव अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है, यहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। अदानी पोर्ट नज़र रखिए यहाँ पर एप्पल के लॉन्च के बारे में हम बात कर रहे थे। 2 स्टॉक्स जहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है उस लॉन्च से पहले, एक तो रेडिंगटन है, ऑब्वियस मूव्स आते हैं इसमें जब भी एप्पल से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आती है तो 6-6.5% रेडिंगटन आपको मूव दिखा रहा है। दूसरा एक स्टॉक है सैस्किन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी नज़र रखिए क्योंकि 5G की फील्ड्स में इनका भी एक बैकएंड काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो ग्लोबल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके काम में सैस्किन का भी एक रोल है, तो वहां पर भी नजर रखिए। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर भी एक स्पाइक आते हुए दिखा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं एप्पल के आज जो आईफोन लॉन्च से पहले आप एक्शन देख रहे हैं। पहला 5G इनेबल्ड आईफोन जो एप्पल लॉन्च करने वाला है उस पर हम सबकी नजर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन रहा आज के दिन बाजार में। एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपके टॉप फोकस में रहे। थोड़ा उतार चढ़ाव है, देखते हैं। आशा करते हैं कि निफ्टी जो इस समय एकदम फ्लैट है वो गेंस के साथ बंद हो ताकि आपको 9 स्ट्रेट डेज की गेंस मिले 2.5 साल के बाद। HCL टेक्नोलॉजी सबसे आगे 4% की तेजी इसमें। इन्फोसिस यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट। कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो नितिन जी कह रहे थे, इन्फी, कोटक, रिलायंस, इन तीनों ने आज मार्केट को संभाला है निफ्टी के तौर पर, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन देखें तो सिर्फ 15 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। 35 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। आयशर, अल्ट्राटेक, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, यहां पर भी थोड़ी खरीदारी हुई है। पर दूसरी तरफ सिप्ला टॉप लूजर, सबसे ज्यादा गिरावट यहां पर 3.5% की। अदानी पोर्ट, टाइटन सुबह अच्छा लग रहा था पर उसके बाद रिवर्सल आते हुए देखा है आपने। डिवीज, सन फार्मा, ICICI बैंक, यहां पर बड़ा रिवर्सल हुआ है। साथ ही एक्सिस बैंक, ITC में 2 दिन की तेजी के बाद गिरावट आती हुई दिखी है। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, इन सभी दिग्गजों का कंट्रीब्यूशन रहा है जहां तक आज के बाजार की गिरावट का सवाल है। विप्रो उतार चढ़ाव वाला दिन रहा, थोड़ी देर पहले काफी बड़ा उछाल आया था, फिर मुनाफा वसूली करके एकदम सपाट क्लोज हो रहा है नतीजे एंड मोर इंपॉर्टेंटली बायबैक अनाउंसमेंट से पहले। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा है, मिड कैप IT में कोफोर्ज, यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई देखी। माइंडट्री एक बार फिर से यहां पर भी खरीदारी आई। इन्फो एज यहां पर 3-3.5% का उछाल रहा। वेदांता वायदा कारोबार के बैन से बाहर आने के बाद 3% की तेजी इसमें बनी, कल 20% गिरा था ये। टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, क्यूमेंस इंडिया, अल्ट्राटेक, आयशर, अंबुजा, रैमको, यहां पर भी आपने कुछ खरीदारी देखी है। HDFC लाइफ, बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स के बदले में यहां पर थोड़ी सी खरीदारी आती हुई आपको दिखी है। ACC, गोदरेज कंज्यूमर, IOC, कोल इंडिया और श्री सीमेंट कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन रहा। तो IT के साथ साथ आज सीमेंट स्टॉक्स के लिए भी बढ़िया दिन आपने होते हुए देखा है। पर दूसरी तरफ LIC हाउसिंग फाइनेंस 4-4.5% की गिरावट यहां पर। REC, यहां पर आपने मुनाफा वसूली देखी है। M&M फाइनेंस प्रेशर में। पीरामल एंटरप्राइजेस वापस 1300 के नीचे फिसल गया ये स्टॉक। MGL, IGL, जिस पर वागले साहब, किरण जी की तरफ से शॉर्ट कॉल्स आ रही हैं, आज बड़ी गिरावट यहां पर भी आई। चोला इन्वेस्टमेंट, ये भी वीक रहा। GMR इंफ्रा, TVS मोटर्स, बायोकॉन, NMDC और कंटेनर कॉर्पोरेशन कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो वीक रहे। कल की वीक लिस्टिंग के बाद आज UTI AMC में आपने खरीदारी देखी। कल की अच्छी लिस्टिंग गेंस के बाद, मुनाफा वसूली के बाद आज मजगांव डॉक पर भी थोड़ी खरीदारी रही। फेडरल मुगल, रिटेल नॉन रिटेल दोनों से ही खराब रिस्पांस मिला है। लगातार दूसरे दिन इनकी जो OFS को खराब रिस्पांस मिला है, लगातार दूसरे दिन निचले सर्किट आपको आते हुए दिखा है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल काफी सारे स्टॉक्स फोकस में रहे। प्रोविजनल क्लोजिंग तो निफ्टी सपाट दिखा रहा है सर, पर देखते हैं कि लगातार 9 दिनों की गेंस फाइनल क्लोजिंग फिगर पर इस पर दिखेंगी या नहीं। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आज बड़े दिनों बाद कि आप प्राइवेट फाइनली जो क्या क्लोज होता है, प्रोविजनली जो क्लोज हुआ है उसमें किस तरह का फ़र्क रहता है। तो अगले 1 मिनट में ये क्लोजिंग आपके सामने आएगी, तब तक आज शाम का विशेष आयोजन आपके सामने रख दिया जाए। और इस विशेष आयोजन में कोरोना को लेकर ही आयोजन है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना में नए मामले कम होते दिख रहे हैं और ये समझ जाए कि दुनिया भर में कोरोना ने जो तांडव मचाया उसके बाद अब धीमे धीमे इसका आक्रमण कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ का कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है और वो है कि क्या नोट हुए
या बर्तन वगैरह हुए, कपड़े हुए, इन सब चीज़ों पे क्या कोरोना टिकता है या नहीं टिकता है, इसको लेकर अलग अलग राय है। कुछ बातें आई है सामने, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। और एक रिसर्च ऐसी है जो ये बता रही कि अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग सतहों पर कोरोना 28 दिन तक एक्टिव रह सकता है। तो ऐसे में एक और बात जो है वो ये कि जनरली जब ठंड का मौसम हो, टेम्परेचर कम हो, तो कोरोना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कोरोना का टेम्परेचर के साथ क्या कनेक्शन है, और अब चूंकि सर्दी आ रही है तो क्या इसका खतरा बढ़ेगा, ये है आज शाम का खास शो। पारा गिरेगा, कोरोना बढ़ेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, डॉक्टर राहुल पंडित, मेंबर कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, डॉक्टर मनोज कुमार, कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर के, जो बताएंगे आपको पूरा ये मामला आसान भाषा में। शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपकी खबर, आपका फ़ायदा, इस हैशटैग का इस्तेमाल करें और आप हमें अपनी राय लिख भेज सकते हैं। आइए, मनी गुरु, ये है अगला शो जिस पर आपको फोकस करना है। रात आज 8:26 से हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कई सारे नियम बदले हैं। इसमें क्लेम रिजेक्शन को लेकर, इसके साथ ही खर्चों के कवर को लेकर, प्रीमियम में बढ़ोतरी को लेकर कई सारे बदलाव आए हैं। इन नियमों का पॉलिसी होल्डर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नए नियमों से आपका प्रीमियम बढ़ेगा या फिर आपके फ़ायदे बढ़ेंगे? आज मनी गुरु में हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के 7 बड़े बदलाव बताने वाले हैं और आसान भाषा में हम आपको ये समझाएंगे कि इनका क्या असर आप पर पड़ने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा। रात 8:26 पर हेल्थ इंश्योरेंस, बदले नियम, आप पर असर, नए बदले हुए नियमों का आप पर क्या असर पड़ने वाला है, ये है आपके लिए। और फाइनली आज लगातार क्लोजिंग हरे निशान में मिलने का सिलसिला बरकरार रहा है। आप देख सकते हैं 3 पॉइंट की तेजी के साथ ही, पॉइंट तो पॉइंट है भाई, 3 हो या कि 13 हो, पॉइंट है, और इस पॉइंट में 3 पॉइंट की तेजी के साथ आपको हरे निशान के साथ क्लोजिंग मिली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज लगातार 9वां ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं, और ये 5 अप्रैल 2018 से 17 अप्रैल 2018, यानी कि 2.5 साल बाद ऐसा हुआ है जब आपको निफ्टी में मजबूती के साथ लगातार 9 दिन की तेजी मिली है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम क्या हो सकता है कि लगातार 9 दिनों तक बाजार मजबूती के साथ बंद हो। सेंसेक्स भी 31 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 220 अंक नीचे बंद जरूर हुआ है, लेकिन 23,500 के आंकड़े के बेहद करीब 23,492 पर, तो एज गुड एज 23,500। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेक और ब्रेक लेवल है जहाँ पर बाजार हुए हैं बंद। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का, आशीष जी, सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे आज हमारे साथ समय देने के लिए, और साथ ही विश्वेश जी का भी धन्यवाद। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए और